इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं लेखक की कल्पना है, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 161-170 लगातार कई बार जोरदार थप्पड़ 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 थप्पड़। तेज आवाज ने कमरे के बाहर मौजूद लोगों को तुरंत भ्रमित कर दिया। देवेंद्र शर्मा का चेहरा उलझन से भरा हुआ था। मिस्टर, ये कमरे में क्या कर रहे हैं? ऐसी आवाज क्यों आ रही है? किरण शर्मा का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से और शर्मिंदगी में बोली, पिताजी, ये नाम का यह आदमी अंदर क्या कर रहा है? वह युरुओं को कुछ नहीं करेगा, है ना? देवेंद्र शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि जो किया जाना चाहिए था वह किया जा चुका है। क्या तुमने आवाज नहीं सुनी? किरण शर्मा अचानक डर से पीली पड़ गई और जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। देवेंद्र शर्मा ने जल्दी से उसे रोका और डांटा, जियाओ फेंक, तुम क्या कर रही हो? किरण शर्मा चिल्लाई, पिताजी, क्या तुम पागल हो? ये नाम के इस व्यक्ति ने वास्तव में मेरी बेटी को अपवित्र कर दिया। अंदर की आवाज सुनो, अगर तुम अपवित्र हो तो तुम अपवित्र हो जाओगे। अगर युरुओ मिस्टर ये के योग्य नहीं है तो मिस्टर ये द्वारा अपवित्र होना उसके लिए सम्मान की बात है। नहीं, ये नाम का वह कमीना बस एक हारे हुए इंसान है। वह मेरी बेटी के योग्य नहीं है। देवेंद्र शर्मा ने गुस्से में किरण शर्मा से कहा, किरण शर्मा, मैं तुम्हें बता दूं, मैं बाई परिवार का मुखिया हूं। अगर तुमने फिर से मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की तो बाई परिवार से बाहर निकल जाओ। किरण शर्मा ने बोलना बंद कर दिया। अंदर की आवाजें सुनकर उसने अपने दांत पीस लिए। उसे इतना पछतावा हुआ कि वह रोना भी चाहती थी। मेरी बेटी ध्रुव ने मुझे ऐसे ही दी थी। टिल्ड टिल्ड टिल्ड, ताली ताली ताली। अंदर से एक और आवाज आई और देवेंद्र शर्मा जोर से हंसे। ऐसा लगता है कि मिस्टर ये और युरुओ साथ साथ चल रहे हैं। जब तक हम मिस्टर ये के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, हमारे बाई परिवार को आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। बाई लोंगबो का दिल खून से लथपथ था। उनकी बेटी एक जवान औरत थी और उसके साथ इस तरह कमरे में बलात्कार हो रहा था। उसी समय नितिन राणा और सिद्धार्थ सिन्हा भी फिर से ऊपर चले गए। वे दोनों पहले नहीं गए। वे बस ध्रुव के ये कहने का इंतजार कर रहे थे कि वह कार्रवाई करने से पहले उन्हें ठीक नहीं कर सकता। कमरे में आवाज सुनकर सिद्धार्थ सिन्हा दंग रह गए और भौहें सिकोड़ ली। चाचा और चाची यहाँ है। देवेंद्र शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ये अंदर युरुओ का इलाज कर रहे हैं और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बाई युरुओ ने अंदर से कुछ और बड़बड़ाहट सुनी और फिर पा 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 की एक और आवाज आई। इस स्थिति में एक मूर्ख भी जानता है कि अंदर क्या हो रहा है। सिद्धार्थ सिन्हा की आंखें अचानक लाल हो गईं और उन्होंने गुर्राहट के साथ कहा, क्या वे अंदर चुदाई कर रहे हैं? वह वही महिला थी जिसे वह लंबे समय से पसंद करता था और उसके सामने उसके साथ सोया गया। सिद्धार्थ सिन्हा का शरीर कांपने लगा और उनके चेहरे की विशेषताएं विकृत और भयानक होने लगीं। देवेंद्र शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जू, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन जानता है कि वे क्या कर रहे हैं? नितिन राणा ने आखिरकार कहा। उनकी आवाज बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडी थी। मिस्टर बाई, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, बल्कि एक युवा लड़के पर विश्वास करते हैं। न केवल ये लड़का आपकी पोती की बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, बल्कि वह आपकी पोती को कलंकित करने का अवसर भी लेता है। आप वास्तव में मूर्ख हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कमरे का दरवाजा जोर से खुला और ध्रुव बाहर चला गया और शांति से बोला, किसने कहा कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता? कई लोग दंग रह गए। नितिन राणा ने ध्रुव को ठंडी आंखों से देखा और मजाकिया ढंग से मुस्कुराया, क्या यह हो सकता है कि आपने मिस्टर बाई की पोती को ठीक कर दिया हो? मुझे विश्वास नहीं होता। सिद्धार्थ सिन्हा ने भयंकर रूप से गुर्राहट के साथ कहा, हाँ तुम कमीने, मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ सिन्हा अपने दांत और पंजे दिखाते हुए दौड़े। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और सिद्धार्थ सिन्हा के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। सिद्धार्थ सिन्हा ने तुरंत मुंह से खून थूका और उड़ गया। नितिन राणा की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगर तुमने मेरे प्रशिक्षु को मारने की हिम्मत की तो तुम मौत की तलाश कर रहे हो। ऐसा कहने के बाद नितिन राणा के शरीर में एक राक्षसी शैतानी भावना फूट पड़ी और उसके बड़े हाथ ने अचानक ध्रुव का गला पकड़ लिया और उसे मार डाला। ध्रुव ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और नितिन राणा से बचता रहा। अगले ही पल उसके पैर बिजली की तरह उछले, सीधे नितिन राणा की छाती पर लगे। नितिन राणा 7 या 8 मीटर पीछे हट गया, लड़खड़ाते हुए और लगभग गिरते हुए। उसने अपनी छाती पकड़ ली और उसकी आंखों में सदमे का भाव दिखाई दिया। वह वास्तव में एक छोटे लड़के से दूर हो गया था। ध्रुव ने उन दोनों की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, चींटी, तुम दोनों बहुत दिनों से दुखी हो। अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम ही हो जिसने बाई युरुओ को जहर दिया था, है ना? फिर तुम दोनों ने जानबूझकर उपचार के नाम पर सुर में सुर मिलाते हुए गाना गाया। सबसे पहले मैं वास्तव में बाई युरुओ के साथ सोना चाहता हूं और फिर बाई परिवार से शादी करने का अवसर लेना चाहता हूं, है ना? तुम बकवास मत करो। नितिन राणा शर्मिंदगी से क्रोधित हो गया। उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसने झुककर अपनी मुट्ठी बांधी और ध्रुव को मुक्का मारा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। उसकी योजना सिद्धार्थ सिन्हा की योजना से पूरी तरह मेल खाती थी, लेकिन ध्रुव के आने से यह पूरी तरह से बाधित हो गई। अगर वह ध्रुव से छुटकारा नहीं पाता तो उसे बेचैनी होती। इस समय कमरे से एक सुंदर आवाज आई, ठंडी आवाज में, रुको। नितिन राणा अवचेतन रूप से रुक गया। सभी ने इस आकृति को देखा। किरण शर्मा ने बाई युरुओ को देखा और कहा, बेटी, क्या तुम जाग रही हो? बाई युरुओ का चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया और वह मुस्कुराई, माँ, मैं ठीक हूँ। देवेंद्र शर्मा ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी को सहलाया। मुझे पता है कि मिस्टर जी के पास बेहतरीन चिकित्सा कौशल है। अगर वह कार्रवाई करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। किरण शर्मा ने इतनी परवाह नहीं की और जल्दी से बाई युरुओ के पास चली गई और उसका हाथ पकड़ लिया। ऊपर से नीचे तक देखा और चिंता से कहा, बेटी, तुम अभी कमरे में थी। ये नाम के इस लड़के ने तुम्हें धमकाया नहीं, है ना? ये सुनते ही बाई युरुओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अपने होंठ भींचे, अपना सिर हिलाया और ध्रुव को बेहद उलझन भरी नजर से देखा। सिर्फ वही जानती थी कि कमरे में अभी क्या हुआ था। वह पहले तो बेहोश थी और ध्रुव ने उसे पीट पीट कर मार डाला, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे जाग गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर कोई आवरण नहीं था। हालांकि ध्रुव के थप्पड़ों ने उसे चकित कर दिया और अंत में उसे एक बेहद अजीब एहसास हुआ, शांत, उत्तेजित। इसलिए उसने ध्रुव को अब तक धूम्रपान करने दिया। जितना अधिक वह धूम्रपान करता, वह उतना ही सहज महसूस करती। ऐसा लगता है जैसे शरीर की सभी मांसपेशियां और नसें खुल गई हों और जितना ज्यादा आप पंप करते हैं उतना ज्यादा आप आराम करते हैं और आपका शरीर बहुत आरामदायक महसूस करता है। इसीलिए उसकी आवाज ऐसी है। किरण शर्मा को ये पूछते देख बाई युरुओ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन ध्रुव की तरफ नाराजगी भरी नजर से देखा, जैसे कि उसे थप्पड़ मारने के बाद दया न दिखाने के लिए दोषी ठहरा रही हो। माँ, नहीं, उसने मुझे धमकाया नहीं। उसके बारे में बात करना बंद करो। वह वाकई मेरा इलाज कर रहा था। सिद्धार्थ सिन्हा का दिल टूट गया था। उसकी देवी उसके साथ सो रही थी और उसे अभी भी दूसरों के लिए बोलना था। सिद्धार्थ सिन्हा रोने ही वाले थे, लेकिन बिना आंसू बहाए बोले, युरुओ, तुम्हें धोखा दिया गया। उसे बीमारियों का इलाज करना ही नहीं आता। उसने बेकार में तुम्हारा फायदा उठाया। चुप रहो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बीमारियों का इलाज करना आता हो?
मुझसे कौन झूठ बोल सकता है भाई यूरो? इसके अलावा कई सालों से मुझे जो पेट दर्द हो रहा था वह वाकई ठीक हो गया है। तुम क्या कहती हो? भाई यूरो ने सिद्धार्थ सिन्हा को ठंडेपन से देखा। सिद्धार्थ सिन्हा स्तब्ध रह गए और उन्हें खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। नितिन राणा की आंखें खंजर की तरह थीं। उन्होंने अपने सामने खड़े लोगों को ठंडेपन से देखा और अंत में उनकी आंखें बर्फ के चाकू की तरह ध्रुव को छेद रही थीं। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, बेटा आज तुम भाग्यशाली हो, लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मैं तुम्हें बाई परिवार के लिए कमीने के रूप में निपटा दूंगा। उसके बाद उन्होंने देवेंद्र शर्मा को देखा और कहा, श्रीमान बाई, मैं आपको इस बच्चे से सावधान रहने की सलाह दूंगा। इस बच्चे में लोगों को धोखा देने की क्षमता है, लेकिन सावधान रहें कि आपकी पोती धोखा ना खा जाए। देवेंद्र शर्मा ने लापरवाही से सिर हिलाया, मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। नितिन राणा ने देवेंद्र शर्मा के लापरवाही भरे व्यवहार को देखा और नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, एक दयालु अनुस्मारक, चूंकि आप इसकी सराहना नहीं करते हैं, इसे भूल जाओ शिष्य, चलो। नितिन राणा ने अपना हाथ हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। सिद्धार्थ सिन्हा ने ध्रुव की ओर ठंडी निगाह से देखा और नितिन राणा की चाल का अनुसरण किया। दोनों के चले जाने के बाद ध्रुव ने बाई यूरो की ओर देखा। बाई यूरो की आंखें थोड़ी सी उलझन भरी थीं और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। अभी कमरे में उसके शरीर पर से सब कुछ हटा दिया गया था और ध्रुव ने सब कुछ देख लिया था। ध्रुव का सामना करते हुए उसे अजीब लगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस आदमी को वह नीची नजर से देखता था, उसने वास्तव में एक ऐसी समस्या हल कर दी थी जिसे उसके दादा हमेशा नीची नजर से देखते थे। ध्रुव को देखते हुए बाई यूरो के दिल में एक लहर सी उठी। यह आदमी काफी हैंडसम लगता है और उसके पास मेडिकल स्किल भी है। वह थप्पड़ बहुत अच्छा लगता है। ध्रुव ने उससे नजरें हटाई, देवेंद्र शर्मा की ओर देखा और शांत भाव से कहा, बूढ़े आदमी, अब से सिद्धार्थ सिन्हा और नितिन राणा से सावधान रहना। इसके अलावा बाद में मेरे लिए 200 साल पुरानी जिनसिंग और 100 साल पुरानी गैनोडर्मा ल्यूसिडम भी देखना। इसे मेरे लिए इनाम समझो। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? देवेंद्र शर्मा बिना सोचे समझे मुस्कुराए, कोई आपत्ति नहीं मिस्टर ये। आज से बाई परिवार के सभी संसाधन आपके साथ साझा किए जाएंगे। ध्रुव मुस्कुराया। ये बूढ़ा आदमी जानता था कि वह क्या कर रहा है। ध्रुव रुका नहीं, देवेंद्र शर्मा को नमस्ते कहा, बाई लोंगबो और किरण शर्मा को अनदेखा किया और कमरे से बाहर निकल गया। यूरो, मिस्टर ये को विदा करने जाओ, देवेंद्र शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। बाई यूरो ने अपने होंठ काटे, झिझकी और बाहर चली गई। जैसे ही ध्रुव विला से बाहर निकला, फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने फोन उठाया। अरे अच्छी पत्नी, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? दूसरी तरफ मीरा ने तुरंत अपने होंठ काटे। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम कहाँ हो? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बताओ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करे, पीछे से बाई यूरो की आवाज सुनाई दी, ध्रुव कृपया 1 मिनट रुको। दूसरी तरफ मीरा के हाव भाव बदल गए और उसका स्वर पूरी तरह से ठंडा हो गया। तुम किसके साथ हो? ध्रुव के सिर की त्वचा कुछ देर के लिए सुन्न हो गई। ये खत्म हो गया। अध्याय 140 ईर्ष्या। ध्रुव के सिर की त्वचा कुछ देर के लिए सुन्न हो गई। ये खत्म हो गया। मीरा और बाई यूरो दुश्मन है, इसलिए मीरा जानती है कि वह बाई यूरो के साथ है। ध्रुव, तुम बोलते क्यों नहीं? दूसरी तरफ मीरा का स्वर पूरी तरह से ठंडा हो गया। ध्रुव ने आखिरकार कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हनी, मैं बाई के घर पर हूँ। बाई परिवार में? तुम बाई परिवार में क्या कर रहे हो? बाई परिवार में कोई बीमार है, मुझे आकर देखने दो। ध्रुव ने खुद को समझाने के लिए मजबूर किया और मीरा ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया, बहुत सारे डॉक्टर हैं। अगर बाई परिवार उनके पास नहीं जाता है तो वे उसे देखने नहीं जाएंगे। क्या वे तुम्हारे पास जाएंगे? ध्रुव अभी भी समझाना चाहता था, लेकिन पीछे से बाई यूरो ने अचानक मीठी आवाज में कहा, ध्रुव, जब तुमने मुझे अभी बिस्तर पर पटक दिया तो मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं तुम्हें फिर से पटकना चाहती हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, ध्रुव का दिल धड़क उठा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, दूसरी तरफ से मीरा ने एक कमीने को कोसा और तुरंत फोन काट दिया। फोन के दूसरी तरफ से बीप की आवाज और बाई यूरो की हंसी सुनकर ध्रुव का चेहरा काला पड़ गया। आउच, क्या तुम नाराज हो? बाई यूरो ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव का चेहरा भयानक रूप से काला पड़ गया। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? बाई यूरो ने जानबूझकर दुखी होकर कहा और प्यार से कहा, नहीं, तुमने तो बस मुझे बिस्तर पर पटक दिया। ध्रुव के मुंह के कोने फड़कने लगे और गुस्से से उसके दांत खुजलाने लगे। वह मूर्ख नहीं था और जानता था कि बाई यूरो ने जानबूझकर फोन के दूसरी तरफ से मीरा से कहा था। दोनों दुश्मन थे और बाई यूरो ने मीरा को असहज महसूस कराने के लिए ही ऐसा कहा था। बाई यूरो को इस तरह देखकर ध्रुव के दिल में बिना किसी कारण के आग लग गई और वह अचानक बुरी तरह से हंस पड़ा। कुछ सेक्स की तलाश है ना? बाई यूरो का दिल धड़क उठा और वह चुपके से चिल्ला उठी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, ध्रुव आगे बढ़ गया। मैंने देखा कि वह सीधे बाई यूरो की कमर को पकड़ रहा था, उसके पैरों को हवा में लटका रहा था और बाई यूरो के खूबसूरत नितंबों पर जोरदार थप्पड़ मार रहा था। आखिर बाई यूरो ने प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई थी। वह कैसे सोच सकती थी कि ध्रुव इतना असभ्य था और उसने उसकी आंखों पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसे चक्कर आ गया। ध्रुव, तुम कमीने, मुझे जाने दो। बाई यूरो गुस्से में थी और अपने मिशन के साथ संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह ध्रुव से कैसे अलग हो सकती थी? ये त्यानमिंग सिंह ने ठंडी मुस्कान दी, फिर बाई यूरो को एक के बाद एक नितंब पर थप्पड़ मारे। ताली 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 ताली। पूरे विला में जोरदार थप्पड़ों की गूंज सुनाई दी। पहले ये कमरे में था जिसमें थोड़ी गोपनीयता थी, लेकिन अब यह विला के सामने था। बाई यूरो की आंखें गुस्से से काली पड़ गईं। ध्रुव, तुम कमीने, मैं तुमसे लड़ूंगी। बाई यूरो ने ध्रुव के चेहरे को बेतरतीब ढंग से पकड़ लिया और ध्रुव ने ठंडी मुस्कान दी, तुम अभी भी ईमानदार नहीं हो। 2 और जोरदार थप्पड़, जिससे बाई यूरो एक के बाद एक दर्द से कराहने लगी। पिटाई से मेरे नितंब और पैर सुन्न हो गए। वे पहले से ही दर्दनाक थे। साथ ही मैं बहुत शर्मिंदा था। मेरे साथ पहले कभी इतना बुरा व्यवहार नहीं किया गया था। बाई यूरो की आंखें अचानक लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। ध्रुव स्तब्ध रह गया। उसने बाई यूरो को छोड़ दिया और फिर ठंडे स्वर में कहा, तुम इसके लायक हो। किसने तुम्हें मेरे साथ चाल चलने के लिए कहा? बाई यूरो ने अपने आंसू पोंछे और चिल्लाई, तुम कमीने, मेरे मजाक करने में क्या बुराई है? क्या मीरा तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? वैसे भी ये तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्रुव ने ठंडी आवाज में कहा। बाई यूरो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और ध्रुव के चेहरे पर ठंडी नजर देखकर उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना महसूस हुई। उसने ध्रुव को ठंडी नजर से देखा, कुछ नहीं कहा, पलटा और विला की ओर चल दिया। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी और वह रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वह पीछे देखे बिना चला गया। उसने एक के बाद एक मीरा का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल आती रही। ध्रुव ने कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि यह लड़की भी नाराज थी। जियान समूह में मीरा उसकी मेज पर बैठी थी, उसके सामने कागज पर कलम से वार कर रही थी। ध्रुव, तुम कमीने, मैंने अपने सारे अच्छे इरादे बर्बाद कर दिए। तुम कमीने, तुम्हें काले सोने से टुकड़े टुकड़े करवा देना चाहिए था। बाई यूरो की बातें अभी अभी सुनने और यह जानने के बाद कि ध्रुव और बाई यूरो वास्तव में साथ थे, मीरा का दिल ठंडा पड़ गया। उसे नहीं पता था कि उसके दिल में क्यों खटास आ रही थी।
मुझे स्पष्ट रूप से ध्रुव पसंद नहीं है, मुझे जलन क्यों होगी? मीरा समझ नहीं पा रही थी। वह इस समय अपने होंठ काट रही थी, उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। उसका मूड थोड़ा नर्म हुआ, लेकिन फिर भी उसने ध्रुव का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से ध्रुव की घृणित हंसी सुनाई दी। हनी, मेरी व्याख्या सुनो। मुझे तुम्हारे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। तुम जिसके साथ रहना चाहो रह सकती हो। भाई यूरो भी बहुत सुंदर है। ये सामान्य बात है कि तुम उसे पसंद करती हो। ध्रुव बहस नहीं कर सका। हनी, मैं वास्तव में, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, इन 2 दिनों में अपनी सुरक्षा पर ध्यान दो। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के पुरुष बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रांतीय राजधानी से विशेषज्ञ भी आते हैं। ध्रुव के दिल में गर्मजोशी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि यह लड़की भी उसकी परवाह करती है। जैसे ही वह उसे धन्यवाद देने वाला था, मीरा ने अचानक उसे बोलने का मौका दिए बिना फोन काट दिया। ध्रुव कड़वाहट से मुस्कुराया और ऐसा लगा कि उसे जल्द ही मीरा से स्पष्टीकरण मांगना होगा। आखिर जब बात किसी महिला के दिमाग की आती है तो कई बार छोटी छोटी बातें भी छोटी नहीं हो सकती। मीरा को शायद याद न हो कि उसने क्या नहीं कहा। मैंने समय देखा और पाया कि दोपहर हो चुकी थी। मुझे वापस आए हुए बहुत समय हो गया था और मैं अभी भी अपने माता पिता और बहन को अच्छे से खाना खिलाने नहीं ले गया था। ध्रुव ने कुछ देर सोचा, टैक्सी ली और घर की ओर भागा। दूसरी तरफ बेंगलोर सिटी के फर्स्ट हॉस्पिटल में रोहन मल्होत्रा एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके पैरों पर प्लास्टर और पट्टियां लगी हुई थी और उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। ध्रुव, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। सना कपूर उसके बगल में बैठी और धीरे से आहें भरते हुए बोली, रोहन मल्होत्रा, तुम्हारा ऑपरेशन अभी अभी हुआ है, इसलिए तुम भावुक नहीं हो सकते। क्या मैं इतना उत्साहित नहीं हो सकता? धिक्कार है, वह कमीना ध्रुव हर चीज के लिए जिम्मेदार है। मुझे वास्तव में इस निकम्मे व्यक्ति के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है और मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। रोहन मल्होत्रा ने अपने चेहरे पर नाराजगी के भाव के साथ अपने बगल में तकिया पटक दिया। सना कपूर ने अपने होंठ भींचे और कहा, ध्रुव ने तुम्हारा पैर नहीं तोड़ा। क्या रोशनी कपूर ने ही उन सुरक्षा गार्डों को तुम्हें पीटने के लिए नहीं कहा था? रोहन मल्होत्रा ने सना कपूर को ठंडे अंदाज में देखा। सना, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ध्रुव से मिलने के बाद से तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है? सना कपूर की आंखें थोड़ी घबराई हुई थी। क्या गड़बड़ है? बकवास मत करो। मुझे मूर्ख मत समझो। मुझे नहीं पता कि तुम ध्रुव के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुम इस कचरे के करीब जाओगे तो तुम सबसे बेहतर नहीं हो पाओगे। तुम मेरे साथ हो, यही तुम्हारा अंत होगा। अपने पिता और माँ के बारे में सोचो। तुम्हारे पिता की विज्ञापन कंपनी इस बार बचने में असमर्थ होने वाली है ना? और तुम्हारी माँ ने बैंक से 6 मिलियन से अधिक का गबन किया। अगर मेरा सिन्हा परिवार पीछे से खड़ा नहीं होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ का क्या होगा। सना कपूर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह खंडन करना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं कह सकी। रोहन मल्होत्रा ने जो कहा वह सही था। अब केवल सिन्हा परिवार ही अपने परिवार को बचा सकता है। अगर सिन्हा परिवार हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। रोहन मल्होत्रा की आंखों में ठंडक थी। कोई बात नहीं, मुझे ध्रुव से यह कर चुकाना ही है, इस हारे हुए आदमी से। मैं 3 साल पहले उसे अपने पैरों तले रौंदने में सक्षम थी और मैं 3 साल बाद भी ऐसा कर सकती हूँ। सना कपूर ने अपने होंठ काटे और अपने विचार व्यक्त किए। रोहन मल्होत्रा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ध्रुव के प्रति रोशनी कपूर का रवैया आजकल थोड़ा अजीब है? रोहन मल्होत्रा ने भौहें सिकुड़ी और ध्यान से सोचा। दरअसल सना कपूर अकेली नहीं थी जो ऐसा सोचती थी। उसके दिल में भी एक शक था। ध्रुव के प्रति रोशनी कपूर का रवैया वाकई थोड़ा अजीब था। ये बात समझ में आती है कि ध्रुव की पृष्ठभूमि चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक बाहरी सदस्य मात्र है और वह रवि मल्होत्रा को वैसे भी जानता है। रोशनी कपूर को कभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और आज उसने जो किया वह ध्रुव को खुश करने के लिए था। रोहन मल्होत्रा ने अपनी थोड़ी को छुआ और अंत में भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैं बाद में किसी से ध्रुव की जांच करवाता हूँ। मुझे उसके विवरण का पता लगाना है। वैसे सना, क्या ग्रेजुएशन समारोह जल्द ही होने वाला है? सना कपूर ने सिर हिलाया। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। क्या गड़बड़ है? रोहन मल्होत्रा ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, जब समय आए तो शो देखने के लिए तैयार हो जाओ। इधर ध्रुव घर नहीं गया बल्कि बेंगलोर यूनिवर्सिटी आ गया। मेरी छोटी बहन दिया का भी इस साल इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। ध्रुव को सिल्विया दिया के लिए दोषी महसूस हुआ। अगर वह नहीं होता, सिल्विया दिया का पैर नहीं टूटा होता। मन में विचलित करने वाले विचारों को दूर करते हुए ध्रुव ने भीड़ में दिया की आकृति खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही दूरी पर एक आकृति दिखाई दी। यह मेरी बहन दिया थी। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान धीरे धीरे जम गई और उसके चेहरे पर एक चुभने वाली ठंडक दिखाई दी। अध्याय 141। अगर आसमान गिर जाए तो मैं उसे संभाल कर रखूंगा। ध्रुव का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखों में एक उदास ठंडक चमक उठी। मैं आज जब भी स्कूल आता ये दृश्य देख सकता था। आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में दिया को स्कूल में किस तरह के अपराध सहने पड़े होंगे। दिया एक साधारण सफेद स्कर्ट पहने हुए परिसर की गहराई से चली आई। हालांकि कपड़ों की शैली नई नहीं है, लेकिन वे पुरानी भी हो चुकी हैं। बहुत से छात्र उन्हें नहीं पहन रहे हैं। हालांकि दिया, जिसे एक खूबसूरत नजारा माना जाता था, के पीछे कई युवा पुरुष आलीशान और फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। लोगों का एक समूह दिया का पीछा कर रहा था और वे नहीं जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर मजाक और व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। दिया पहले तो ठीक से चल रही थी, लेकिन लोगों के इस समूह के उत्पीड़न के कारण उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और वह बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे करके आगे बढ़ गई। लेकिन क्योंकि उसके पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, वह अभी भी थोड़ा लंगड़ाती है। वह दयनीय और असहाय लग रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने लंबे समय तक इस स्कूल में आने के बाद उसका लगभग हर दिन मजाक उड़ाया जाता था और ये युवक उसे हर दिन चिढ़ाना पसंद करते हैं। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, वह उसके पीछे स्कूल के गेट तक चला गया। रास्ते में उसका उपहास किया गया और यहाँ तक कि कुछ अप्रिय शब्द भी कहे गए। दिया विरोध करने में असमर्थ था और केवल अपने दांत पीसकर इसे चुपचाप सहन कर सकता था। उसके पीछे से एक भयावह और व्यंग्यात्मक हंसी आई। अरे तुम कमबख्त तपन, तुम इतनी तेजी से क्यों चल रहे हो? क्या तुम पुनर्जन्म लेने की जल्दी में हो? दिया कांप उठी, लोगों के समूह को अनदेखा किया, अपना सिर नीचे किया और चुपचाप आगे बढ़ गई। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम लंगड़े आदमी? ओह, क्या तुमने आज अपना आपा खो दिया है? क्या तुम लोगों को अनदेखा करने की हिम्मत कर सकते हो? वक्ता का नाम यश ठाकुर है। उनके पिता उप प्रधानाचार्य हैं और उनकी मां प्रवेश कार्यालय की निदेशक हैं। वह स्कूल के उचित वरिष्ठ नेता हैं। अपने माता पिता की शक्ति पर भरोसा करते हुए यश ठाकुर स्कूल में टूटू के अधिपति थे। सप्ताह के दिनों में लिए एक गिरोह बनाता है और शक्तिहीन सहपाठियों को धमकाता है। जब वह किसी अच्छी दिखने वाली लड़की से मिलता है तो वह किसी भी तरह से उसका पीछा करेगी। स्कूल में किसी के आंकड़ों के अनुसार यश ठाकुर ने स्कूल में अपने 3 वर्षों के दौरान लगभग 60 लड़कियों के साथ संबंध बनाए। इसका एक कारण यह भी है कि यश ठाकुर का परिवार अमीर है और उसे यश ठाकुर के बिस्तर पर अपने आप चढ़ने का अधिकार है।
उनमें से कई को यश ठाकुर ने कई तरह से मजबूर किया और यहाँ तक कि उन्हें अपने साथ सोने के लिए नशीला पदार्थ भी दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी हिसाब लगाया है कि पिछले 3 सालों में यश ठाकुर के कारण 7 या 8 लड़कियां गर्भवती हुईं और उनका गर्भपात हुआ। यह उसके बेहद बुरे चरित्र और इस तथ्य के कारण है कि उसका परिवार शक्तिशाली और अमीर है कि उसके माता पिता उस पर बेहद प्यार करते हैं। स्कूल में यश ठाकुर के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत लगभग कोई नहीं करता और जिन लड़कियों को वह निशाना बनाता है उनसे बच पाना और भी मुश्किल होता है। ठीक इसी वजह से दिया को यश ठाकुर को देखकर बेहद घृणा हुई। वह उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी और बस दिखावा करती रही कि उसने उसकी बातें नहीं सुनी। वह जानती थी कि वह सिर्फ दिखावा कर सकती है कि उसने उसकी बातें नहीं सुनी और अगर उसने उनकी बातें सुन ली तो वह कुछ नहीं कर सकती। मैं तो बस एक गरीब परिवार की बेटी हूँ। ऐसे बांके का सामना करते हुए मैं सिर्फ दबा हुआ महसूस कर सकता हूँ। इस समय दिया ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, दांत पीसते हुए और लंगड़ाते हुए स्कूल के गेट की ओर बढ़ी। यश ठाकुर, जो उसके पीछे था, अचानक क्रोधित हो गया जब उसने देखा कि दिया ने उसे अनदेखा करने की हिम्मत की है। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया, रुको। दिया चलती रही और यश ठाकुर का चेहरा लाल और सफेद हो गया। उसने अचानक दिया के बाल पकड़ लिए, उसे घूरते हुए सख्ती से कहा, क्या तुमने मुझे तुमसे बात करते हुए नहीं सुना? ऐसा लगता है कि तुम न केवल लंगड़ी हो बल्कि बहरी भी हो। मुझे जाने दो। दिया की आंखों में अचानक आंसू आ गए और उसने यश ठाकुर के हाथ से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह स्कूल में इस बदमाश से कैसे बच सकती है? यश ठाकुर ने उसके बाल कसकर पकड़ लिए और उसके सिर में ऐसा दर्द हुआ जैसे कि वह फट रहा हो। दिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह यश ठाकुर पर रो पड़ी और चिल्लाई, यश ठाकुर, तुम क्या चाहते हो? यश ठाकुर ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हें बोलना नहीं आता। असल में मेरे पास और कोई विचार नहीं है। तुमने कहा कि तुम भले ही लंगड़े हो फिर भी तुम बहुत अच्छे दिखते हो, जो मेरे स्वाद के हिसाब से बहुत अच्छा है। इस तरह मेरे साथ एक रात सोने के बारे में क्या ख्याल है? 5,000 ठीक है, जानवर, भाड़ में जाओ। दिया का चेहरा अभी भी आंसुओं से सना हुआ था और उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। अरे तुम कमबख्तपन का स्वभाव बहुत खराब है। मैं तुम्हें 5,000 देती हूँ ताकि तुम सम्मान पा सको। इतना बेशर्म मत बनो। दिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कांपते हुए शरीर से कहा, यश ठाकुर, स्कूल के गेट पर बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको अधिक सम्मानजनक होने की सलाह देता हूँ। इतने सारे लोगों को क्या हो गया है? एक तरह का कूड़ा कचरा, मेरे परिवार के रिश्तों की तुलना कौन कर सकता है? इसके अलावा तुम यहाँ किसी से उम्मीद नहीं करते कि वह तुम्हें बचाए, है ना? अगर मैं अभी ऐसा कर भी दूं तो कोई भी बाहर आने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम इस पर यकीन करते हो? यश ठाकुर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह वाकई आश्वस्त था और अतीत में इसके कई उदाहरण हैं। मैंने एक लड़की का बलात्कार किया, लेकिन आखिरकार मेरे माता पिता ने मुझे सजा दी। और वह दिया के परिवार की स्थिति भी जानता था। वे बेहद गरीब थे और कोई भी अगर सच में कुछ कहना चाहे तो हिम्मत नहीं कर सकता था। यश ठाकुर के चेहरे पर भयावह मुस्कान और ये घिनौने शब्द देखकर दिया इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना मुंह खोला और यश ठाकुर के हाथ को जोर से काट लिया जो उसके बाल पकड़े हुए था। यश ठाकुर ने अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली और दिया को हिंसक तरीके से दूर धकेल दिया। जब उसने देखा कि उसके हाथ खून से भरे हुए हैं तो वह दिया पर दहाड़ता हुआ बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा, जानवर। उसने दिया के पेट के निचले हिस्से पर जोरदार लात मारी। दिया इस लात को कैसे झेल सकती थी? उसे अचानक 3 मीटर दूर से लात मारी गई। वह दर्द से कराह उठी, उसका पेट फट गया था और वह अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़कर जमीन पर लेटी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। मुझे मारो, अगर तुमने मुझे काटने की हिम्मत की है। उसके सारे दांत तोड़ दो। यश ठाकुर ने दहाड़ लगाई और आसपास के कई दोस्त दिया को मुक्का मारने और लात मारने के लिए आगे बढ़े। सिल्विया, दिया इस लात को कैसे झेल सकती थी? दिल दहला देने वाला दर्द उसे सहला रहा था। उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया, उसके दिल में शिकायतें और दुख उमड़ रहे थे। वह खुद को और आंसू बहाने से नहीं रोक सकी। इस पल उसे अचानक ध्रुव का ख्याल आया, कितना अच्छा होता अगर उसका भाई यहाँ होता। दिया के आंसू बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे। उसने अपने होंठ को कसकर तब तक काटा जब तक कि उसमें से खून नहीं निकल आया ताकि वह रो न सके। ध्रुव, जो दरवाजे पर था, को इस पल अपने सिर में एक जोरदार धमाका महसूस हुआ और अचानक उसके अंदर से अंतहीन गुस्सा फूट पड़ा। आसपास के कुछ लोगों को ठंड का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह ठंड का स्रोत समझ पाता, ध्रुव अचानक दिया की ओर दौड़ा, जिसे दूर से एक उग्र शेर की तरह पीटा जा रहा था। अभी स्कूल के गेट पर ध्रुव ने देखा कि दिया का कई लोग मजाक उड़ा रहे थे। वह इन लोगों के स्कूल गेट पर आने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना चाहता था और फिर उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग उसकी बहन पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। वह उसकी अपनी बहन थी जिसकी टांग उसकी वजह से टूट गई थी। ध्रुव के दिल में गुस्सा आसमान छू रहा था और कई 100 मीटर की दूरी उसके लिए बस कुछ सेकंड थी। स्कूल के गेट पर मौजूद हर किसी की आंखें धुंधली हो गई थी इससे पहले कि ध्रुव अंदर भागता। जानवरों का झुंड, मैं तुम्हें चोट दूंगा। सभी अभी भी दिया को लात घूंसे मार रहे थे और अचानक उन्हें पीछे से एक धीमी दहाड़ सुनाई दी जो नरक से आती हुई लग रही थी। एक पल के लिए कई लोगों के शरीर जम गए थे और काटने वाली ठंड ने उन्हें तुरंत जमा दिया। पीछे मुड़कर देखा तो मैंने ध्रुव की आंखों को नरक की तरह ठंडा देखा। कई लोग चिल्लाए और अचानक उनके दिलों में भारी दहशत भर गई। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, ध्रुव ने उन्हें जोर से लात मारी। कई लोगों के शरीर अचानक टूटी हुई डोरियों वाली पतंगों की तरह उड़ गए, जमीन पर गिरे और खून की उल्टी करने लगे। यश ठाकुर दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है। क्या ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है? इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, ध्रुव ने खून की प्यासी और डरावनी आंखों से उसे सीधे देखा। यश ठाकुर इतना डर गया कि उसने अपना शरीर हिलाया और अवचेतन रूप से कहा, तुम। बोलने से पहले ध्रुव ने अचानक उसके बाल पकड़ लिए और उसे जमीन पर फेंक दिया। धमाका धमाका धमाका। चीनी मिट्टी की कुछ धीमी आवाजों के बाद यश ठाकुर की त्वचा अचानक फट गई और उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। उसके सिर पर एक भयानक घाव दिखाई दिया और लाल खून टपकता रहा। मेरी मां काउनी, तुमने मेरी बहन को धमकाने की हिम्मत कैसे की? तुम जानवर हो। ध्रुव ने यश ठाकुर के चेहरे पर फिर से मुक्का मारा। यश ठाकुर की आंखों में अचानक चमक दिखाई दी, उसकी नाक तुरंत चकनाचूर हो गई, उसकी थोड़ी टेढ़ी हो गई और उसका चेहरा अचानक पहचान में नहीं आ रहा था। दर्द से कराहने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा, यश ठाकुर ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की जो लगभग अंधी हो चुकी थीं। रोते हुए उसने ध्रुव से आधी अधूरी आवाज में दया की भीख मांगी, भाई, हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मत करो, मुझे मत मारो, तुम जैसे जानवर मरने के लायक हैं। ध्रुव ने यश ठाकुर को छोड़ दिया और यश ठाकुर के दिल में लात मारी। यश ठाकुर तुरंत उछलकर बाहर आया और पास में खड़ी एक कार से जा टकराया। सामने की विंडशील्ड तुरंत टूट गई। यश ठाकुर ने मुंह में खून थूका और कार से लुढ़क गया। वह जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा, पूरी तरह से खड़े होने की ताकत खो बैठा। तभी ध्रुव के दिल की आग शांत हुई और उसने जल्दी से अपने बगल में खड़ी दिया को उठाया। दिया के चेहरे पर आंसू सूख चुके थे। ध्रुव के अचानक दौड़कर आने पर वह चौंक गई। वह ये सब हतप्रभ होकर देख रही थी। आखिर उसने ये सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि ध्रुव स्कूल में यश ठाकुर के साथ इतनी क्रूरता करने की हिम्मत करेगा।
दिया चौंक गई। ध्रुव की चिंतित आंखें देखकर वह अचानक प्रतिक्रिया करने लगी, उसकी नाक दुखने लगी और आंसू बहने लगे। उसने ध्रुव को कसकर गले लगाया, ध्रुव की बाहों में सिमट गई और रो पड़ी, भैया, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी और तुम आ गए। ध्रुव की नाक भी थोड़ी दुख रही थी। उसने दिया का सिर सहलाया और धीरे से कहा, दिया, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। डरो मत, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल कर रखूंगा, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए। दिया के आंसू और भी तेज हो गए और उसने ध्रुव को और भी कसकर गले लगा लिया। उसके आंसुओं ने ध्रुव की छाती को भिगो दिया। इस समय स्कूल के सुरक्षा गार्ड भी दौड़े चले आए। 4-5 सुरक्षा गार्ड हैरान और डरे हुए लग रहे थे। यह आदमी कहाँ से आया और यश ठाकुर को पीट दिया? ये स्कूल का सबसे बड़ा बेटा है, क्या यह मौत की तलाश नहीं है? और न केवल उसने आत्महत्या की बल्कि उन्हें भी फंसाया। अगर उच्च अधिकारियों को पता चला कि ध्रुव स्कूल के गेट पर भागा था तो वे सभी बर्बाद हो जाएंगे। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत ध्रुव को घेर लिया। उनमें से एक ने बिजली का डंडा उठाया और ध्रुव पर चिल्लाया, साले, हिलना मत। मिस्टर सॉन्ग को मारने की हिम्मत, तुम्हारी जिंदगी खत्म, अपने हाथ ऊपर करो और घुटने टेक दो। दिया का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और डर से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। ध्रुव ने उसके विचारों को समझ लिया, उसके सिर को धीरे से छुआ और सुरक्षा गार्डों को देखा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। सुरक्षा गार्डों के इस समूह को लगा जैसे वे 1000 साल पुराने बर्फ के तहखाने में गिर गए हों। उनके शरीर हिंसक रूप से हिल रहे थे। वे ठंडे पसीने से लथपथ थे और उनकी पीठ गीली थी। उनकी आंखों में दिखने वाला भाव बहुत भयानक था। जिस क्षण उन्होंने ध्रुव को देखा उन्हें लगा जैसे वे चींटियों में बदल गए हैं और ध्रुव एक विशाल अजगर था। तुम क्या करना चाहते हो? ये बेंगलोर विश्वविद्यालय है, यदि तुम यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हो तो तुम मौत की तलाश कर रहे हो। एक सुरक्षा गार्ड ने कांपते हुए कहा। ध्रुव की आवाज नरक की तरह ठंडी थी। मौत की तलाश? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आज कैसे आत्महत्या कर सकते हो। तुम खिलवाड़ मत करो, मेरे हाथ में जो बिजली का डंडा है वह शाकाहारी नहीं है। सुरक्षा गार्ड चिल्लाया, सच में तुम इसे आजमाओगे? जब सुरक्षा गार्ड ने ध्रुव की उपेक्षा भरी नजर देखी तो उसका चेहरा अचानक लाल हो गया और वह शर्म से गुस्से में आ गया। उसने अचानक बिजली का डंडा निकाला और ध्रुव पर भोंक दिया। ध्रुव ने उसे नहीं रोका और बिजली के डंडे को अपनी कमर तक पहुंचने दिया। सुरक्षा गार्ड के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। इस बिजली के डंडे का कट ध्रुव को आधा मरने के लिए पर्याप्त था। ध्रुव को पकड़ने और उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए समय चाहिए था। हालांकि अगले ही सेकंड सुरक्षा गार्ड दंग रह गया और उसकी आंखें बदल गईं। अध्याय 142 मजे करो। उन्होंने पुष्टि की कि बिजली का डंडा ध्रुव की कमर और पेट में घुस गया था और कट का स्विच दबाया, लेकिन ध्रुव बिल्कुल भी नहीं हिला। वह स्तब्ध था। एक सामान्य व्यक्ति तुरंत जमीन पर गिर गया होता। ध्रुव को क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? सुरक्षा गार्ड ने बुराई पर विश्वास नहीं किया और कट बढ़ा दिया, लेकिन ध्रुव निश्चल रहा। सुरक्षा गार्ड अब पूरी तरह से स्तब्ध था और उसकी आंखें थोड़ी भयभीत हो गई थीं। तुम ध्रुव की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और वह मजाकिया ढंग से मुस्कुराया, बहुत हो गया मजा। तुम इंसान हो या भूत? सुरक्षा गार्ड ने मुश्किल से निगला और अपने बगल वाले व्यक्ति को चिल्लाया, चलो बड़े आदमी, पहले इस आदमी को नीचे उतारो। हालांकि आसपास के कई सुरक्षा गार्डों को भी लगा कि कुछ ठीक नहीं है, कप्तान बोला और वे तुरंत ध्रुव की ओर दौड़े। ध्रुव ने ठंडे ढंग से मुस्कुराया, लापरवाही से अपने सामने फैली हुई मुट्ठी को एक तरफ हिलाया। आसपास के सुरक्षा गार्डों को ऐसा लगा जैसे किसी बड़े पेंडुलम से चोट लगी हो और उनके शरीर बेकाबू होकर उड़ गए। ध्रुव ने लापरवाही से सुरक्षा गार्ड को दूर फेंक दिया। सुरक्षा गार्ड टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें कुछ देर के लिए काली पड़ गईं। शुरू से लेकर आखिर तक ध्रुव एक ही जगह पर खड़ा रहा, एक भी कदम नहीं हिला। कई सुरक्षा गार्ड असमंजस में जमीन पर गिर पड़े। पास से गुजर रहे कई छात्र हैरान रह गए और आश्चर्य से ये दृश्य देखने लगे। जब उन्होंने यश ठाकुर और अन्य को जमीन पर देखा तो छात्रों के एक समूह के चेहरे पर अचानक आश्चर्य दिखाई दिया। यश ठाकुर को पीटा गया। कई छात्रों के चेहरे पर अचानक खुशी के भाव दिखाई दिए। यश ठाकुर की स्कूल में बहुत बदनामी थी और वह अक्सर अपने सहपाठियों को धमकाता था। हालांकि किसी ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की और अब उसका ख्याल रखा गया था। अगर इन लोगों को यश ठाकुर द्वारा खत्म किए जाने का डर नहीं होता तो वे अभी हाथ बजाते और तालियां बजाते। दर्शकों की भीड़ बढ़ती जा रही है और आसपास का इलाका अवरुद्ध हो गया है। दिया और भी घबरा गई। आज उसके भाई ने स्कूल के बदमाश की पिटाई की और सुरक्षा गार्ड की भी पिटाई की। ये सार्वजनिक पिटाई स्कूल में थी और प्रकृति इतनी बुरी थी कि यह एक आपराधिक मामले को टक्कर दे सकती थी। उसने ध्रुव को देखा और घबराते हुए कहा, भाई जल्दी से निकलो, नहीं तो हम बाद में नहीं जा पाएंगे। ये शब्द जमीन पर खड़े सुरक्षा गार्ड ने सुने। बिजली की छड़ी पकड़े सुरक्षा गार्ड ने ध्रुव की ओर इशारा किया और गाली दी, तुम दोनों कमीने, तुम अभी भी जाना चाहते हो? तुमने स्कूल में किसी को मारा और आज के लिए तुम्हारा काम खत्म। उसके बाद उसने दिया की ओर इशारा किया और गुस्से में गाली दी, और तुम किस विषय और किस क्लास में हो? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि कोई स्कूल में आकर परेशानी खड़ी करे? बस तुम्हें निकाले जाने का इंतजार करना चाहिए। दिया का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। निकाला गया। ध्रुव ने दिया का हाथ हल्के से पकड़ा। दिया ने ध्रुव की ओर देखा और कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने हिम्मत से कहा, यश ठाकुर और बाकी लोगों ने ही सबसे पहले कदम उठाया था। मेरा भाई मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे क्यों निकाला जाना चाहिए? अगर मुझे निकाला जाता तो मैं सौंग जुकांग और बाकी लोगों को भी निकाल देता। सुरक्षा गार्ड कांपते हुए खड़ा हुआ, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और दिया को घूरते हुए बोला, तुम कौन हो? क्या तुम मिस्टर सॉन्ग से तुलना कर सकती हो? उसके माता पिता स्कूल के नेता हैं। तुम्हारे माता पिता कौन हैं? न केवल तुम्हें निकाल दिया जाएगा बल्कि तुम जेल भी जाओगे। बस रुको। सुरक्षा गार्ड ने मुंह से खून थूका और जल्दी से यश ठाकुर के पास आया और यश ठाकुर को खड़ा करने में मदद की। उसने चेहरे पर चापलूसी और चिंता के भाव के साथ कहा, मिस्टर सॉन्ग, क्या तुम ठीक हो? यश ठाकुर ने सुरक्षा गार्ड को मुंह पर थप्पड़ मारा और गाली दी, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ? क्या तुम बकवास करते हो? तुम्हें इस आदमी को अंदर आने के लिए किसने कहा? तुम सब बकवास कर रहे हो, अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से चले जाओ। सुरक्षा गार्ड को इतनी बुरी तरह से डांटा गया कि वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। यश ठाकुर अस्थिर होकर खड़ा हो गया। दिया और ध्रुव को कड़वाहट से देखते हुए उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। दिया, मैं तुम्हें वास्तव में मानता हूँ। अगर तुमने मुझे पीटने के लिए किसी को खोजने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें ऐसा करने की कीमत बताऊंगा। इस पैनी निगाह ने दिया को चौंका दिया और वह अनजाने में ध्रुव के करीब चली गई। यश ठाकुर ने भी ध्रुव को अपनी आंखों में दो ठंडी काली रोशनी के साथ देखा। तुम बहुत लंगड़े भाई हो, है ना? अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार दूंगा अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं लंगड़ा भाई नहीं हूँ और मेरा उपनाम सॉन्ग नहीं है। उसकी आंखों में भयावहता देखकर न केवल दिया डर गई बल्कि आसपास के कई सुरक्षा गार्ड भी डर गए। वे यश ठाकुर के चरित्र को जानते थे और अगर उसे कुछ करने के लिए मजबूर किया जाए तो वह कुछ भी कर सकता है।
दिया ने ध्रुव का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ रहा था। भैया चलो जल्दी से, ये यश ठाकुर पागल है। ध्रुव ने बिना हिले डुले एक एक शब्द कहा। दिया बताओ, क्या पहले भी वे तुम्हें इस तरह से तंग करते थे? ये शब्द सुनते ही दिया की नाक अचानक दुखने लगी और वह लगभग रो पड़ी। भैया मैं ठीक हूँ। ध्रुव ने अपनी बहन के शब्दों में गहरी शिकायत सुनी और तुरंत उसके दिल में एक ठंडी भावना भर गई। उसने यश ठाकुर की ओर देखा जो कांप रहा था। तुम क्या करना चाहते हो? ध्रुव ने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे यश ठाकुर की ओर चल दिया। यश ठाकुर भयभीत होकर चिल्लाया, यहाँ मत आना, यहाँ मत आना। अगर तुमने मुझ पर दोबारा हमला करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे जीवन भर इसका पछतावा कराओ। ध्रुव की आंखों में एक ठंडी झलक थी और उसके सामने के कुछ कदम दूर चले गए और वह यश ठाकुर के पास पहुंच गया। यश ठाकुर का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ध्रुव ने उसके घुटने पर जोर से लात मारी। यश ठाकुर को इतना दर्द हो रहा था कि उसके घुटनों पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी हथौड़े से चोट मारी गई हो। वह अचानक अपनी सहज प्रवृत्ति खो बैठा और धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। बात खत्म होने से पहले ही ध्रुव ने उसे लात मारी, फिर अपना पैर आगे बढ़ाकर यश ठाकुर की पिंडली पर पैर रख दिया। वह यश ठाकुर को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था। इस समय पीछे से दिया की आवाज सुनाई दी, भाई नहीं। ध्रुव रुका और पलटा तो देखा कि दिया की आंखें लाल थीं। उसने देखा कि ध्रुव यश ठाकुर की टांगें तोड़ना चाहता था। भाई बस उसे सबक सिखाओ, चलो। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी, वह सौंग जिनकान को जाने नहीं देना चाहता था। आज यश ठाकुर को पीटने के बाद यश ठाकुर निश्चित रूप से फिर से परेशानी खड़ी करेगा, इसलिए उसे सीधे खत्म कर देना ही बेहतर है। दिया ने उसे और कसकर गले लगाया, रोने के अंदाज में, भैया बस दिया की बात सुनो, चलो। ध्रुव ने जमीन पर पड़े यश ठाकुर को देखा। यश ठाकुर का चेहरा डर से भरा हुआ था और डर के मारे उसका चेहरा मुर्दे की तरह सफेद हो गया था। जब उसने फिर से देखा तो यश ठाकुर की जांघों पर पानी के धब्बे थे और वह इतना डर गया कि उसने पेशाब कर दिया। ध्रुव ने ठंडी मुस्कान दी, बेकार की चीज, आज मैं तेरी टांगें रखूंगा। अगर तूने फिर से मेरी बहन को तंग करने की हिम्मत की तो मैं तुझे जिंदगी भर व्हीलचेयर पर बिठा दूंगा। यश ठाकुर के चेहरे पर एक और लात लगी। यश ठाकुर की आंखें काली पड़ गईं और वह लात से बेहोश हो गया। बेकार। ध्रुव ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया, इधर उधर देखा, अपने आसपास के लोगों की चौंकती आंखों को नजरअंदाज किया और सीधे दिया का हाथ थामकर कई छात्रों की निगाहों के सामने स्कूल के गेट से बाहर निकल गया। स्कूल से निकलने के बाद वापस आते समय दिया जाहिर तौर पर थोड़ी गुमसुम थी। ध्रुव ने चिंता से कहा, दिया तुम किस बारे में सोच रही हो? दिया ने अपने होंठ काटे और जोर से मुस्कुराई, कोई बात नहीं। वैसे भाई तुमने आज मुझे लेने के बारे में क्यों सोचा? अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आती तो मुझे नहीं पता कि स्कूल में कितने लोग तुम्हें तंग करते। ध्रुव ने धीरे से आह भरी, दिया मैंने पिछले कुछ सालों में तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है और यह सब मेरी गलती है भाई। दिया की आंखें थोड़ी गर्म थीं और उसे रोने का मन कर रहा था। केवल वही जानती थी कि पिछले कुछ सालों में उसके साथ कितना अन्याय हुआ है। वह एक बार ध्रुव से नफरत करती थी, लेकिन जब उसने ध्रुव को फिर से देखा तो उसके दिल में नफरत गायब हो गई। यह उसका सगा भाई है, दुनिया में उसका सबसे करीबी व्यक्ति, तो वह उससे कैसे नफरत कर सकता है? जब वह आखिरकार घर पहुंचा तो ध्रुव ने मूल रूप से अपने माता पिता और बहन को एक परिवार के रूप में खाने के लिए बाहर ले जाने की योजना बनाई। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद वह थोड़ा निराश थे और सिल्विया ये स्पष्ट रूप से थकी हुई थी। इसलिए महेश और सुनीता ने बर्तन पकाए और परिवार ने घर पर ही खाना खाया। रात के खाने के बाद दिया आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई, जबकि ध्रुव बालकनी में धूम्रपान करते हुए खड़ा था। फोन की घंटी बजी और ध्रुव ने कॉल का जवाब दिया। दूसरी तरफ से रवि वर्मा की आवाज सुनाई दी, लोंगशॉ, ये पुष्टि हो गई है कि ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के अधिकांश सैनिक इकट्ठे हो गए हैं और प्रांतीय राजधानी से 3 आंतरिक ऊर्जा मास्टर हैं। क्या आपको अपने अधीनस्थों को भी अपने सैनिकों को जुटाने की जरूरत है? ध्रुव मुस्कुराया। 3 आंतरिक ऊर्जा मास्टर्स ने उसे अपने सैनिकों को जुटाने के लिए कहा। यह केवल उसकी स्थिति का अपमान था। यह एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह है जो विश्वस्तरीय हत्यारे का सामना कर रहा है। प्राथमिक विद्यालय के छात्र ने 3 जूनियर हाई स्कूल के छात्रों को ढूंढा और फिर हत्यारा भी विश्व हत्यारा सूची में शीर्ष 10 हत्यारों को खोजने चला गया। ये वास्तव में थोड़ा हास्यास्पद है। रवि वर्मा ने एक पल के लिए सोचा और आगे कहा, इसके अलावा लॉन्ग हाई के कई प्रमुख परिवारों को इस मामले के बारे में पता लगता है। काली गुफा गिरोह ने इस बार बहुत शोर मचाया है और लॉन्ग हाई में कई ताकतें इस पर ध्यान दे रही हैं। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं। क्या लॉन्ग हाई की सभी ताकतें इस मामले पर ध्यान दे रही हैं? एक पल के लिए सोचने के बाद ध्रुव अचानक चंचलता से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि काली गुफा गिरोह वास्तव में मेरे साथ खेलना चाहता है। ठीक है, तो मैं इस बार उसके साथ खेलूंगा और अपनी पहचान के नाम पर उसे सूचित करूंगा ताकि आंतरिक ऊर्जा स्वामी बेंगलो के बाजार में मिल सकें। रवि वर्मा एक पल के लिए रुके, फिर कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लोंगशॉ, आपकी कई पहचान है, आपको कौन सी पहचान बतानी चाहिए? ध्रुव ने शांति से कहा, पोर्टियन सेना के नेता के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करें और पोर्टियन सेना के सभी आंतरिक ऊर्जा स्वामी बेंगलो में इकट्ठा होने दें। लॉन्ग हाई चौंक गया। क्या आप स्वर्ग तोड़ने वाली सेना को भेजने जा रहे हैं? रवि वर्मा का चेहरा गर्मी से भर गया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ड्रैगन हेड। अगर यह सच में हुआ तो मुझे डर है कि लॉन्ग हाई में आसमान टूट जाएगा। कोई बात नहीं, उन्हें आने दो। ये लॉन्ग हाई में कई ताकतों को झकझोर देगा। इसके अलावा मुझे उन छोटे बच्चों की भी याद आती है। हाँ ड्रैगन हेड, मैं अपने आदेशों का पालन करता हूँ। दूसरी तरफ बेंगलो नंबर 1 अस्पताल के एक आलीशान वार्ड में सना कपूर ने अपने चेहरे पर सदमे के साथ अपने फोन पर संदेश देखा। बगल में रोहन मल्होत्रा ने उलझन में पूछा, सना तुम क्या देख रही हो? तुम्हारे चेहरे पर यह भाव क्यों है? अध्याय 143 सना कपूर की चिंता। सना कपूर ने मुश्किल से निकल लिया, उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा था। ध्रुव, यश ठाकुर को पीटा और हमारे स्कूल के सुरक्षा गार्डों को भी पीटा। रोहन मल्होत्रा स्तब्ध रह गए और बोल पड़े, क्या बकवास है? ध्रुव, सोंग जिनकांग को पीटा। रोहन मल्होत्रा के हाव भाव एक पल में बदल गए और आखिरकार एक अविश्वसनीय सदमे में बदल गए। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये बच्चा पागल है? ये यश ठाकुर मुझे अपमानित करने की हिम्मत भी नहीं करता, लेकिन ध्रुव उसे पीटता है। अगले ही पल रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर अचानक खुशी दिखाई दी और वह हंसे बिना नहीं रह सका। सना कपूर ने भौहें सिकोड़ी, क्या हुआ रोहन मल्होत्रा, तुम क्यों हंस रहे हो? रोहन मल्होत्रा इतनी जोर से हंसे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये कमीना मर गया। शुरू में मैं कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन अब इस कमीने ने सोंग जिनकांग को पीटा है और उसे मेरी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। इस बार खत्म होना चाहिए। सना कपूर ने भौहें सिकोड़ी, क्या यह उतना ही गंभीर है जितना तुमने कहा? बकवास। यश ठाकुर के माता पिता यश ठाकुर से बहुत प्यार करते हैं। अब जब यश ठाकुर की पिटाई हो गई है तो उसके माता पिता ध्रुव के लिए मुसीबत खड़ी कर ही देंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ध्रुव इस बार न केवल जेल जाएगा बल्कि उसे बड़ी रकम भी चुकानी पड़ेगी।
डिग्री सर्टिफिकेट भी चला गया। वह इस जीवन में समाप्त हो चुका है। उसने यश ठाकुर के माता पिता को नाराज कर दिया। बेंगलोर शहर की कोई भी कंपनी उसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करती। सना कपूर ने रोहन मल्होत्रा के व्यंग्यात्मक भाव को देखते हुए अपने होंठ काटे। वह बिना किसी कारण के घबरा गई। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इतना दुस्साहसी होगा और स्कूल में यश ठाकुर की पिटाई करेगा। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव इस बार वाकई मरने वाला है। बिना डिग्री सर्टिफिकेट के और निष्कासित और जेल जाने के कारण ध्रुव की जिंदगी वाकई बर्बाद हो गई थी। सना कपूर कुछ देर के लिए परेशान हो गई और उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वार्ड से बाहर आने का बहाना बनाकर उसने ध्रुव को फोन किया। दूसरी तरफ से ध्रुव की उदासीन आवाज आई, अरे क्या हुआ? क्या तुमने सॉन्ग जुकान को पीटा? मैंने तुम्हें मारा, क्या बात है? तुम? सना कपूर को कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि क्या कहना है और थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने कमजोरी से कहा, ध्रुव क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते हो यश ठाकुर कौन है? अगर तुमने उसे नाराज किया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ध्रुव ने दूसरी तरफ भौहें से कुढ़ी। एक पल चुप रहा और बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैंने सोंग जिनकान को पीटा है? कौन नहीं जानता कि इतनी बड़ी बात हो गई है। मेरी सलाह है कि अगर तुम भाग सको तो भाग जाओ। अगर तुम अभी भी बेंगलोर में रहे तो उसके माता पिता तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। तुम सबसे ज्यादा संभावना जेल जाओगे। अनुमान है कि वे जेल में होंगे। मैं तुम्हें मारने के तरीके भी सोच सकता हूँ। ध्रुव ने व्यंग्य किया, वे कुछ भी नहीं है, मैं उन्हें एक हाथ से कुचलकर मार डालूंगा। सना कपूर चौंक गई और खुद को असहाय महसूस करने लगी। ध्रुव, तुम इतने आत्मविश्वासी कब हो गए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बेंगलोर में सिर्फ इसलिए घूम सकते हो क्योंकि तुम बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के आउटसोर्स ड्राइवर हो? ड्राइवर? ध्रुव उलझन में था। वह बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स का ड्राइवर कब बन गया? ठीक है, तो क्या हुआ अगर तुम बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स के ड्राइवर हो? क्या ये संभव है कि बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स अभी भी तुम्हारे लिए खड़ा होने को तैयार है, एक छोटे ड्राइवर? मेरी सलाह है कि तुम जितनी जल्दी हो सके बेंगलोर में रहना बंद कर दो। यह मेरी तुम्हें सलाह है। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराया। मैंने कहा, यश ठाकुर के पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मुझे आश्चर्य है कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। क्या तुम्हें मेरी परवाह है? सना कपूर को एक पल के लिए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हाँ, तुमने ध्रुव को क्यों बुलाया? उसकी परवाह है। सन्नाटे में ध्रुव की निर्दयी और ठंडी आवाज आई, मिस सू, अब आप रोहन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड हैं। भविष्य में गलतफहमी से बचने के लिए कृपया मुझसे कम संपर्क करें। इसके अलावा मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। सना कपूर कांप उठी और ध्रुव की ठंडी आवाज ने उसके दिल को चोट पहुंचाई। उसकी आंखों के घेरे थोड़े लाल हो गए थे और फोन पकड़े हुए हाथ में थोड़ा कांप रहा था। आखिरकार उसने अपनी आंखों में निराशा को दबाते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, ध्रुव तुम कमीने। मैं तुम्हें विनम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहती हूँ, तुमने मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? मुझे उम्मीद है कि सोम परिवार तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगा। वार्ड में वापस रोहन मल्होत्रा आराम से फल छील रहा था। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि ध्रुव ने सोम परिवार को जीवंत बना दिया है। आखिरकार उसकी नज़र में ध्रुव की जिंदगी उसी पल से बर्बाद हो गई थी जब उसने सोम परिवार को नाराज किया था। सना कपूर बैठ गई और रोहन मल्होत्रा ने अचानक उनकी तरफ देखा। सना, तुम अभी बाहर क्यों गई थी? सना कपूर की आंखों में तुरंत घबराहट की एक चमक दिखाई दी और उन्होंने जल्दी से शांत होने का नाटक करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बाथरूम जा रही हूँ। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से मुस्कुराया और उनकी मुस्कान थोड़ी ठंडी थी। बाथरूम जाना झूठ था लेकिन ध्रुव को सूचित करना सच था, है ना? सना कपूर चौंक गई और उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। रोहन मल्होत्रा, रुको, मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। रोहन मल्होत्रा को फल के बारे में राहत मिली। उन्होंने सना कपूर को देखा, धीरे से एक सिगरेट ली और शांत भाव से कहा, सना कपूर, क्या तुम जानती हो कि टीवी नाटकों में तुम जैसी महिलाएं सबसे दयनीय होती हैं और उनका अंत सबसे बुरा होता है? सना कपूर के कंधे थोड़े कांपने लगे। रोहन मल्होत्रा ने उनकी तरफ देखा और कहा, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें पता है कि ध्रुव कचरा और बेकार है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी याद आती है। सबसे हास्यास्पद बात तो यह है कि तुमने ही उसे धोखा दिया और छोड़ दिया। बताओ, मैं तुम्हारी जैसी औरत का वर्णन कैसे करूं? सना कपूर ने इस समय अपना सिर नीचे कर लिया। चुप, उसका दिल धड़क रहा था। ऐसा मत सोचो कि मैं इस अवधि के दौरान ध्रुव के साथ तुम्हारे कई संपर्कों के बारे में नहीं जानती। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं ध्रुव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती। हालांकि मैं तुम्हें ईमानदारी से याद दिलाती हूँ कि तुम मेरे रोहन मल्होत्रा की औरत हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगी, नहीं तो मैं न केवल ध्रुव को कीमत चुकाऊंगी बल्कि मैं तुम्हारे सुपरिवार को भी कीमत चुकाऊंगी। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए यह बात कही, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी ठंडी थी कि उसने सना कपूर को पूरी तरह से कांप दिया। ऊपर एक बड़े मेडिकल वार्ड में यश ठाकुर बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके बगल में दो लोग बैठे थे जो नेताओं की तरह दिख रहे थे, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष ने सूट और चश्मा पहना हुआ था और महिला ने सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने थे। ये सिर्फ इतना था कि उन दोनों के चेहरे बेहद उदास थे। वे यश ठाकुर के माता पिता थे। पुरुष का नाम राज ठाकुर है और महिला का नाम रेखा ठाकुर है। रेखा ठाकुर की उम्र 40 के पार है, लेकिन उन्होंने बेहतरीन मेकअप और आकर्षक कपड़े पहने हैं। उन्होंने अपने आकर्षक चेहरे पर सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ है और एक परिपक्व और आकर्षक महिला की तरह दिखती हैं। इन गर्वित स्तनों और पतली काली मोजे वाली टांगों के साथ वह बस एक शीर्ष सौंदर्य है। इस मोहक चेहरे पर एक चरम शीतलता थी। रेखा ठाकुर ने बिस्तर पर यश ठाकुर को देखा, अपने चांदी के दांत पीसते हुए कहा, जून कांत, माँ तुमसे वादा करती है कि तुम उस कमीने को जरूर सजा दोगे जिसने तुम्हें पीटा है। राज ठाकुर ने धीमी आवाज में कहा, हमने अभी पूछताछ के लिए किसी को भेजा है। उसे पीटने वाला व्यक्ति ध्रुव था, दिया का भाई। उनका परिवार बेंगलोर में किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं जानता था। वे एक गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता कबाड़ बीन कर गुजारा करते थे। रेखा ठाकुर अचानक गुस्से में आ गईं। इस तरह के निचले स्तर के व्यक्ति ने मेरे बेटे को पीटने की हिम्मत कैसे की? गुचेंग, आपको इस मामले में अपने बेटे के लिए खड़ा होना होगा। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? राज ठाकुर ने अपनी आंखों में एक ठंडी नजर के साथ कहा, मैंने पहले ही लोगों से संपर्क कर लिया है। मैं आज रात लोगों को सूचित करूंगा कि इस ध्रुव को गिरफ्तार करें और इसे सीधे जेल ले जाएं। उसे सीधे जेल जाने दो। ये दिया अपनी शैक्षणिक स्थिति को रद्द कर देगी और सीधे निष्कासित हो जाएगी। उसे जनगण के सामने घुटने टेकने दो और माफी मांगो। रेखा ठाकुर ने ठंडे स्वर में कहा, जब आप जेल जाते हैं तो अपने सहपाठी से ध्रुव को अपहरण करने के लिए कुछ उपाय करने के लिए कहें। युगल ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में गुस्सा देखा। दूसरी तरफ ध्रुव ने सना कपूर का फोन काट दिया और मीरा को फोन किया। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि काली गुफा गिरोह लोगों को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसे डर था कि मीरा शामिल होगी। हालांकि कई कॉल के बाद भी किसी ने उसके फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। ध्रुव का दिल धड़क रहा था। अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना? उसने अपने फोन पर नजर डाली और चुपके से फैसला किया, इसे भूल जाओ, पहले जियान के घर जाकर एक नजर डालो। अपना कोट पहनकर ध्रुव विला से बाहर चला गया और रात में कदम रखा।
जल्द ही ध्रुव जियान परिवार के निवास पर पहुंच गया। जैसे ही वह हवेली के द्वार पर पहुंचा, ध्रुव ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। अध्याय 144 क्या यह आपकी पसंद है? ध्रुव की धारणा बहुत तेज थी। उसने रात में ऊंची दीवार की ओर देखा और ठंडे स्वर में चिल्लाया, बाहर आओ। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और रात में घास में कुछ हल्की हलचल हुई। ध्रुव की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और यहाँ अंधेरे में छिपे व्यक्ति की पहली नजर में कोई अच्छी मंशा नहीं थी। जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, दो आकृतियां एक झटके से लुढ़क गईं। मुझे लगा कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले ही सेकंड में मैंने इन दो आकृतियों को तेजी से दूर भागते हुए देखा और जल्दी से विशाल रात में गायब हो गए। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और उनका पीछा नहीं किया। उसने एक नज़र में ही देख लिया था कि वे दोनों नाइट वॉकर थे और अंधेरे में उनका ठिकाना ढूंढना बेहद मुश्किल था। तथाकथित नाइट वॉकर नाइट घोस्ट नामक एक संगठन से संबंधित हैं। इस संगठन का प्रत्येक सदस्य एक बहुत ही खास गुप्त तकनीक सीखता है जो अंधेरे में काम करना है। वे जापानी निंजा के समान हैं। वे रात में जहरीले सांपों की तरह जहर देने और हत्या करने के लिए सभी प्रकार के छिपे हुए हथियारों का उपयोग करते हैं। हालांकि नाइटक्रॉलर आमतौर पर विवादों में भाग नहीं लेते हैं। वे जो करते हैं वह दूसरों के लिए जानकारी के बारे में पूछताछ करना है। इसलिए ये संगठन बहुत बुरा नहीं है और यह ठीक इसी वजह से है कि इसने प्रमुख ताकतों को पीछा करने के लिए उकसाया नहीं है। हालांकि ध्रुव बहुत उलझन में था। जियान परिवार सिर्फ एक साधारण परिवार था। जानकारी का पता लगाने के लिए नाइट वॉकर का उपयोग कौन करेगा? आमतौर पर नाइट वॉकर जिन लोगों से जानकारी मांगता है वे कुछ गुप्त परिवार हैं। इस तरह का कुलीन परिवार शक्तिशाली होता है और प्रत्येक सदस्य बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए नाइट वॉकर को भेजने की आवश्यकता होती है। जियान परिवार के लिए यह एक साधारण व्यवसायी परिवार था जिसने ध्रुव को बहुत उलझन में डाल दिया। ध्रुव ने अपने मन में विचलित करने वाले विचारों को दूर किया और जियान की हवेली का दरवाजा खटखटाया। जल्द ही अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला और बटलर फूबो दरवाजे पर दिखाई दिए। अंकल ध्रुव के हाव भाव में थोड़ा बदलाव देखकर, मिस्टर ये आप यहाँ क्यों हैं? ध्रुव ने शांति से कहा, क्यों आप मेरा स्वागत नहीं करते? अंकल फू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं मिस्टर ये का स्वागत नहीं करता, बल्कि मैडम। क्या हुआ मैडम? उन्होंने मुझे न आने का आदेश दिया है। अंकल फू को नहीं पता था कि सवाल का जवाब कैसे दें। उन्हें यह भी पता था कि ध्रुव विश्वनाथ मेहरा के नियुक्त पोते दामाद हैं, इसलिए वे उन्हें बहुत अधिक अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें कड़वाहट से मुस्कुराना पड़ा। मैडम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मिस्टर ये आप जानते हैं। ध्रुव ने अपने होठों को सिकोड़ लिया, अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो उसे अकेला छोड़ दें। मैं मीरा को ढूंढने आता हूँ। क्या वह यहाँ है? अंकल फू ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, हाँ मिस्टर ये, चलो ऐसा करते हैं, मैं आपको अंदर जाने दूंगा, लेकिन यह मत कहना कि मैंने आपको अंदर जाने दिया। आपने कहा था कि आप खुद ही चढ़े हैं। ध्रुव ने अंकल फू को देखा और जियान के घर में घुस गया। जियान परिवार की लॉबी उस समय चमक रही थी और लंबी टेढ़ी मेढ़ी मेज के चारों ओर बहुत से लोग थे। वे सभी जियान परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति थे। विश्वनाथ मेहरा मेज के सामने बैठे थे। उनका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। इस समय फैंग हुई बोली, बूढ़े आदमी, आपने ये भी देखा है कि यह अकेले मेरी राय नहीं है, ये जियान परिवार के अधिकांश लोगों की राय है। आपको इस बार ध्रुव के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचनी चाहिए। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, हाँ बूढ़े आदमी, हम आमतौर पर आपकी हर बात सुन सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं। इस बार ब्लैक गोल्ड सोसाइटी ने बात की है। जो कोई भी ध्रुव के साथ खड़े होने की हिम्मत करता है वह ब्लैक गोल्ड सोसाइटी का दुश्मन है। हमारा जियान परिवार ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के सामने कुछ भी नहीं है। इस बात का जिक्र किए बिना कि इस बार ब्लैक गोल्ड सोसाइटी ने कई आंतरिक ऊर्जा मास्टर्स को काम पर रखा है। अगर हम ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के खिलाफ हैं तो यह एक पत्थर फेंकने पर अंडे फेंकने जैसा होगा। आंतरिक शक्ति के मास्टर। किसी के चेहरे पर स्पष्ट रूप से झटका लगा और फिर घबराहट दिखाई दी। नेइजिन मास्टर किस तरह का अस्तित्व है? वह एक मास्टर है जो आम लोगों से ऊपर है। स्थिति के संदर्भ में एक नेइजिन मास्टर की स्थिति एक परिवार के बराबर है। ताकत के मामले में आंतरिक शक्ति का एक मास्टर सैकड़ों आम लोगों को दबाने के लिए पर्याप्त है। यदि वह हत्या में लगा हुआ था तो वह अपनी इच्छानुसार आम लोगों को कुचल और मार सकता था। इसलिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लगभग कोई भी मास्टर नेइजिन को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं है, और जियान परिवार के लिए भी यही सच है। मास्टर नेइजिन शब्द सुनकर विश्वनाथ मेहरा की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से बदल गई। ब्लैक गोल्ड सोसाइटी का सामना करना जिसके पास आंतरिक ऊर्जा का मास्टर है, जियान परिवार वास्तव में महत्वहीन है। लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद भी उसने कहा, मिस्टर ये का मेरे जियान परिवार से पहले भी झगड़ा हुआ था और उसने मेरी जान भी बचाई थी। मैं मिस्टर ये को खतरे में पड़ते हुए नहीं देख सकता और उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे ही यह वाक्य निकला, नीचे चर्चा शुरू हो गई। मीरा एक उलझन भरे भाव के साथ बैठ गई। आज दोपहर ब्लैक गोल्ड सोसाइटी ने अप्रत्याशित रूप से लोगों को जुटाना शुरू कर दिया और नेइजिन मास्टर को ढूंढ लिया। उसी समय इसने खबर जारी की कि ध्रुव को मार दिया जाएगा। ध्रुव के साथ खड़े होने की हिम्मत करने वाली कोई भी ताकत ब्लैक गोल्ड सोसाइटी की दुश्मन होगी। वास्तव में वह थोड़ी उलझन में थी। क्या आदित्य मेहरा ने नहीं कहा कि हेजिन उसे इस मामले में शामिल न होने का मुंहतोड़ जवाब देगी? अब हम युद्ध क्यों करने जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य मेहरा ने पहले ही खुद से झूठ बोला हो? उसने अपना सिर हिलाया और अपने विचलित करने वाले विचारों को फेंक दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। दोपहर में जियान परिवार लगभग अराजकता में था। परिवार के लगभग सभी लोग विश्वनाथ मेहरा, मीरा और ध्रुव को अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। इस समय मीरा का मूड बेहद जटिल था। एक तरफ ध्रुव ने आखिरकार उससे सगाई कर ली थी और पहले भी उसकी मदद की थी। अब जब ध्रुव मुश्किल में था तो वह उसे अनदेखा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। दूसरी ओर वह ब्लैक गोल्ड सोसाइटी की लड़ाई की भयावहता को भी जानती थी। अगर वह फिर से ध्रुव के साथ उलझ गई और ब्लैक गोल्ड सोसाइटी को नाराज कर दिया तो जियान परिवार बर्बाद हो जाएगा। मीरा दुविधा में फंस गई थी और विश्वनाथ मेहरा उससे कहीं ज्यादा जटिल मूड में था। नीचे चर्चा जोर से और तेज होती जा रही थी और अधिक से अधिक आपत्तियां आ रही थीं। विश्वनाथ मेहरा अधीर हो गए, मेज पटक दी और गुस्से से बोले, चुप रहो। जियान परिवार में फैसला तुम करते हो या मैं? ये हमारे जियान परिवार के प्रति दयालु रहे हैं। अगर हम इस समय उन्हें छोड़ दें तो क्या हमारा जियान परिवार तब भी इंसान रहेगा? तुम लोग, तुम्हारा विवेक कहाँ चला गया? नीचे एक बूढ़ा आदमी भौहें सिकोड़ रहा था। वह विश्वनाथ मेहरा की ही पीढ़ी का था। इस समय उसने अजीब तरीके से कहा, तीसरे भाई, अब तुम जियान परिवार के मुखिया हो। वास्तव में हमें तुम्हारी बातें सुननी चाहिए, लेकिन अब वह समय आ गया है जब हमारे जियान परिवार का जीवन और मृत्यु का सवाल है। हम सिर्फ जियान परिवार को तुम्हारे द्वारा रसातल में जाते हुए नहीं देख सकते। ये नाम का ये लड़का अपनी बदकिस्मती और अंधेपन के लिए सिर्फ खुद को ही दोषी मानता है। उसने ब्लैक गोल्ड सोसाइटी को नाराज किया है और कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर हम ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के दुश्मन हैं तो हम मौत की तलाश कर रहे हैं। जियान परिवार के मुखिया के तौर पर तुम्हें परिवार के हितों को जानना चाहिए। किसी भी चीज से ज्यादा क्या तुम अपने पूर्वजों का सामना उस लड़के की खातिर कर सकती हो जिसने तुम्हारे परिवार को रसातल में पहुंचाया?
जैसे ही ये शब्द निकले, लोग तुरंत पीछे पड़ गए और उनमें से लगभग सभी विरोध में थे। फैंग हुई अपने दिल में चुपके से खुश थी और जियांग हाइबो को देखकर धीरे से मुस्कुराए। हाइबो, बाद में इस अवसर का फायदा उठाओ ताकि तुम्हारी बेटी ध्रुव के साथ एक स्पष्ट रेखा खींच सके और सीधे सगाई तोड़ दे। काली गुफा गिरोह का शुक्रिया, हम भी एक छिपे हुए आशीर्वाद हैं। जियांग हाइबो ने धीरे से आह भरी। हालांकि मेरी पत्नी ध्रुव के बारे में मेरी धारणा अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह थोड़ा ज्यादा है। आखिरकार वह हमारी बेटी का मंगेतर है। इस समय हमें सगाई तोड़ देनी चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए। वह बाहरी लोग हमारे जियांग परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? फैंग हुई ने अपनी आंखें अंदर की ओर घुमाई। तुम्हें परवाह है कि दूसरे क्या सोचते हैं? ध्रुव को बेकार होने के लिए किसने कहा? अगर वह उपयोगी है तो वह हमसे अपने दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करवाएगा। वह इसका हकदार है। अंतिम विश्लेषण में वह एक काय है और उसके पास कोई योग्यता नहीं है। जियांग हाइबो बोलने में हिचकिचाया और अंत में उसने केवल एक गहरी सांस छोड़ी। विश्वनाथ मेहरा कमजोर होकर स्टूल पर बैठ गया। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह 10 साल बूढ़ा हो गया हो। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। यहाँ तक कि इस स्थिति में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। नीचे की आवाज़ों को सुनकर, जो लगभग सभी ध्रुव के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचना चाहती थी, विश्वनाथ मेहरा पूरी तरह से टूट गया। वह अब और नहीं कर सका और मेज पर जोर से पटक दिया। बेवकूफों का झुंड। क्या तुम सच में सोचते हो कि मिस्टर ये इतने सरल होंगे? अगर तुम इस बार मिस्टर ये को छोड़ दोगे तो तुम जियांग परिवार का भविष्य भी छोड़ दोगे। तुम खुद ही अपना फैसला करो। ये कहने के बाद विश्वनाथ मेहरा गुस्से में मेज से उठ गया। लॉबी में सन्नाटा छा गया। लोगों का एक समूह एक दूसरे को देखने लगा और कोई तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? वह बच्चा बस एक असफल व्यक्ति है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास वास्तव में कोई तुरुप का पत्ता हो? हाँ, कौन इस पर विश्वास करेगा? वह गरीब है और उसके पास कोई योग्यता नहीं है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि परिवार के मुखिया को उसने कैसे धोखा दिया। मीरा ने लोगों के इस समूह के अजीब माहौल को सुना और धीरे से आह भरी। हर कोई, मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा विवेक होना चाहिए। कोई बात नहीं, ध्रुव के मालिक कई साल पहले हमारे जियांग परिवार के प्रति दयालु थे और ध्रुव ने दादाजी को भी बचाया था। आपको वास्तव में इस समय ध्रुव को नहीं छोड़ना चाहिए। आप ऐसे हैं, बाहरी लोग हमारे जियांग परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? फैंग हुई ने तुरंत कहा, बेटी कृपया कुछ शब्द कहना बंद करो। ये बड़ों का फैसला है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि न केवल जियांग परिवार इस बार उसकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपके लिए कल शांति की घोषणा करना सबसे अच्छा है। ध्रुव सगाई तोड़ दे, अन्यथा ब्लैक गोल्ड सोसाइटी हमें नहीं छोड़ पाएगी। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। माँ, क्या आप चाहती हैं कि मैं इस समय ध्रुव के साथ हमारी सगाई तोड़ दूं? क्या गलत है? क्या बड़ी बात है? वह पहले से ही आपके लिए पर्याप्त नहीं है और आपने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है। उससे रिश्ता खत्म करने का यही सही समय है। मीरा की आंखें अचानक लाल हो गईं। माँ, मैं मानती हूँ कि मुझे ध्रुव पसंद नहीं है। मेरे मन में भी उससे सगाई तोड़ने का विचार आया था, लेकिन इस समय ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपना चेहरा खोना चाहता हूँ। मेरे पास विवेक है। तुम पागल हो? तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें सगाई तोड़ देनी चाहिए। अगर तुम सगाई नहीं तोड़ते तो मुझे तुम्हारी बेटी को अस्वीकार करने का दोष मत देना। फैंग हुई का शरीर गुस्से से कांप रहा था, मीरा की ओर इशारा करते हुए और इस बात से नफरत करते हुए कि लोहा स्टील नहीं बन सकता। इस समय ध्रुव बाहर से लॉबी में आया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, एक छोटा सा काला सोना क्लब तुम्हारे जियांग परिवार को इस हद तक डरा सकता है? क्या कायरों का झुंड है? ध्रुव, जियांग परिवार के चेहरे अचानक बदल गए। फैंग हुई ने तुरंत ध्रुव की ओर इशारा किया और अपने दांत पीसते हुए कोसते हुए कहा, ध्रुव, तुम यहाँ किस लिए आए हो? जियांग परिवार से बाहर निकल जाओ। अब से तुम्हारा जियांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। म्यूवान से तुम्हारी शादी अमान्य है, बाहर निकल जाओ। ध्रुव ने धीरे से मीरा को देखा। उसकी आंखें इस समय बेहद ठंडी हो रही थीं। मीरा, क्या ये तुम्हारा चुनाव है? अध्याय 145। मीरा के बोलने से पहले फैंग हुई ने उसे जोर से डांटा, मेरा उपनाम ये है, क्या तुम नाराज हो? क्या तुम मुझे कुछ सम्मान दे सकते हो? कृपया हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना बंद करो, ठीक है? मेरा म्यूवान तुम्हारे साथ सगाई तोड़ना चाहता है। तुम क्या कर सकते हो? मीरा खुद को रोक नहीं पाए और फैंग हुई से चिल्लाई, माँ, क्या तुमने बहुत कुछ कह दिया? मैंने बहुत कुछ नहीं कहा। मेरी बेटी, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। ये नाम के इस व्यक्ति के साथ रहना तुम्हें बर्बाद कर देगा। मीरा ने असहाय होकर ध्रुव को देखा और जब उसकी नजर ध्रुव से मिली तो वह थोड़ा सा झिझकी। ध्रुव, मैं तुम्हारे साथ सगाई नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं मीरा ने आह भरी। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। ध्रुव ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे पता है कि जियांग परिवार क्या सोच रहा है। क्या तुम सिर्फ गुस्सा होने से नहीं डर रही हो? ध्रुव के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसने ऊपर देखा और एक एक शब्द बोला, मैं तुम्हें जियांग परिवार को अभी एक मौका दूंगा। ध्रुव, कल मेरे साथ खड़े रहो और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा जियांग परिवार 100 साल तक समृद्ध और खुशहाल रहे और तुम 1 साल के भीतर प्रांतीय राजधानी में एक प्रथम श्रेणी का परिवार बन जाओ। जैसे ही शब्द निकले, वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। पूरी लॉबी में अजीब तरह से सन्नाटा छा गया और हर कोई ध्रुव को घूर रहा था। वे सभी ध्रुव के शब्दों से चौंक गए। समृद्धि और धन की एक सदी और प्रांतीय राजधानी में एक अग्रिम पंक्ति की ताकत बनना। सैकड़ों वर्षों तक बिना किसी नींव के एक परिवार प्रांतीय राजधानी में एक शक्तिशाली ताकत कैसे बन सकता है? माहौल इतना शांत था कि आप एक पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे। मीरा भी डर गई। ध्रुव के हाव भाव को बार बार बदलते हुए देख रही थी। अंत में फैंग हुई ने व्यंग्यात्मक लहजे में चुप्पी तोड़ी। ध्रुव, क्या तुम सोचते हो कि हम मूर्ख हैं? तुम यहाँ किसे मूर्ख बना रहे हो? क्या तुम ये गारंटी देने जा रहे हो कि हमारा जियांग परिवार 100 साल तक समृद्ध और धनी रहेगा और प्रथम श्रेणी का परिवार बन जाएगा? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है। तुम सिर्फ शेखी बघार रहे हो। उसका कुंग फू काफी अच्छा है। मीरा ने भी भौहें सिकुड़ी और नाराजगी से कहा, ध्रुव, मुझे उम्मीद है कि तुम एक कदम दर कदम व्यक्ति बनोगे और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बेतरतीब बातें नहीं कहोगे। ध्रुव मुस्कुराया, मैंने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया। मैंने जो कहा वह सच है। कृपया इसके बारे में सोचो। इसके बारे में सोचो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? क्या तुम वाकई सोचते हो कि हमें आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है? क्या तुम अपने साथ ब्लैक गोल्ड सोसाइटी को नाराज करने जा रहे हो? ऐसा मत सोचो कि हम नहीं जानते कि एन क्या सोच रहा है। इसके बारे में सोचो। जियांग परिवार भी तार खींच रहा है ना? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। जियांग परिवार में सभी ने ध्रुव को व्यंग्यात्मक भाव से देखा और फैंग हुई ने भी उसे तिरस्कार से देखा। ध्रुव ने धीरे से आह भरी, तुम्हें मौका देना बेकार है। ओह, तुमने सच में नाटक किया है। तुम सच में तब तक हार नहीं मानोगे जब तक तुम येलो रिबन नहीं देख लेते। मैं देखूंगा कि जब कल ब्लैक गोल्ड सोसाइटी तुम्हारे दरवाजे पर आएगी तो तुम कैसे नाटक कर सकते हो। फैंग हुई का चेहरा व्यंग्य से भरा हुआ था और वह इस समय ध्रुव से बेहद नफरत करती थी। कोई योग्यता न होना ठीक है, लेकिन अभिनय में इतना अच्छा होना और इतनी ऊंची आवाज में बात करना वाकई घिनौना है। ध्रुव ने उसकी तरफ नहीं देखा, मीरा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हनी, मुझे जियांग परिवार की परवाह नहीं है। अगर कल तुम मेरे साथ ब्लैक गोल्ड का सामना करोगी तो क्या होगा?
मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मीरा थोड़ा चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव में ब्लैक गोल्ड सोसाइटी से निपटने की क्षमता है। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान ने लोगों को यह भ्रम दिया कि ध्रुव वास्तव में ब्लैक गोल्ड सोसाइटी को गंभीरता से नहीं लेता। तुम अभी भी ब्लैक गोल्ड सोसाइटी का सामना कर रहे हो। तुम जीने से वाकई थक गए हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और रातों रात बेंगलोर से भाग जाता तो मैं बेहद बेवकूफ होता। फैंग हुई ने अजीब भाव से कहा। ध्रुव ने अपने होंठ सिकुड़े। एक बकवास ब्लैक गोल्ड क्लब तुम्हें इस तरह डरा सकता है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जियान परिवार भी अच्छा कर रहा है। जियान परिवार के लोगों का एक समूह एक दूसरे को देखने लगा। क्या उन्हें नीचा देखा जा रहा है? ध्रुव ने अपनी आंखें मीरा के चेहरे पर टिका दी। मीरा चुप थी और ध्रुव ने चमकीली आंखों से उसे देखा, जिससे वह थोड़ी परेशान हो गई। वह जानती थी कि ध्रुव ने ये शब्द जियान परिवार से जानबूझकर कहे होंगे। वह वास्तव में अपनी मदद मांग रहा है। जियान परिवार में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, केवल वही कर सकता है। हालांकि अगर वह आगे बढ़ती भी है, वह ब्लैक गोल्ड सोसाइटी को नहीं रोक सकती और जियान परिवार को रसातल में ले जाएगी। लेकिन अगर वह ध्रुव को अस्वीकार करता है तो उसका विवेक नहीं जाएगा। वह वास्तव में ध्रुव को ब्लैक गोल्ड सोसाइटी द्वारा समाप्त होते हुए नहीं देख सकती थी। इतने सालों में पहली बार मीरा इतनी उलझी हुई थी। ध्रुव के शांत शब्द सुनाई दिए। पत्नी, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, है ना? मेरा विश्वास करो। तुम्हें क्या विश्वास करना है? अगर मुवान ने पहले श्री शेन से कार्रवाई करने की भीख नहीं मांगी होती तो क्या तुम अभी भी यहाँ खड़े होकर बात कर रहे होते? अब तुम अपनी नैतिकता का बखान कर रहे हो और मेरी बेटी का अपहरण कर रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है? फैंग हुई की डांट सुनाई दी। जियान परिवार के एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से आह भरी। मुवान, तुम्हें हर चीज के बारे में स्पष्ट रूप से सोचना होगा। अगर तुम कल ध्रुव के साथ हो तो तुम जियान परिवार को ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के विपरीत दिशा में रख दोगे। तुम अब वयस्क हो, तुम्हें अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी होगी। मीरा एक पल के लिए चुप रही और फिर धीरे से आह भरी। उसने ध्रुव की ओर देखा और बड़ी गंभीरता से कहा, ध्रुव, तुम मेरे जियान परिवार के प्रति दयालु हो, तुम मेरे दादाजी के प्रति दयालु हो और तुमने मेरी मदद की है। चाहे दूसरे तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मैं इस समय तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मीरा रुकी, अपने होंठ काटे और बोली, लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदार होना है। मैं अपनी जिद के कारण जियान परिवार को रसातल में नहीं जाने दे सकती, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कल तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन यह मेरी अपनी क्षमता में है, जियान परिवार की क्षमता में नहीं। क्या? फैंग हुई ने तुरंत गुस्से में कहा। मुवान, क्या तुम पागल हो? क्या तुम ब्लैक गोल्ड सोसाइटी की ताकत नहीं जानते? अगर तुम कल उसके साथ रहे तो तुम मौत की तलाश कर रहे हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। माँ, बात करना बंद करो, मेरी अपनी पसंद है। तुम फैंग हुई इतनी गुस्से में थी कि उसे चक्कर आने लगा और वह लगभग जमीन पर गिर गई। इस समय ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने चारों ओर नजर घुमाई और गंभीरता से कहा, मैंने जियान परिवार में आप सभी को पहले भी एक मौका दिया था, लेकिन आपने इसे संजोकर नहीं रखा। आज से मैं जियान परिवार की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं केवल मीरा की रक्षा करूंगा। मुझे दूसरों के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं है। ये तुम्हारा है, चुने। ऐसा कहने के बाद ध्रुव ने मीरा को देखा और मुस्कुराया। हनी, कल मिलते हैं, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। ध्रुव के ये कहने के बाद वह रुक गया, मुड़ा और जियान परिवार को छोड़कर लॉबी से बाहर चला गया। ध्रुव के जाने के बाद जियान परिवार की लॉबी में विस्फोट हो गया। फैंग हुई की आंखें गुस्से से काली हो गईं और उसने गंभीरता से कहा, बेटी, क्या तुम सच में ध्रुव की बात पर विश्वास करती हो? तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? क्या आप सचमुच विश्वास नहीं करते कि उसमें काली गुफा गैंग बार से निपटने की क्षमता है? मीरा ने धीरे से आह भरी। माँ, मुझे विश्वास नहीं है कि ध्रुव ब्लैक गोल्ड सोसाइटी के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं कल उसके साथ रहूंगी। मुझे उसकी रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए, अन्यथा मेरे पास जीवन भर कोई विवेक नहीं रहेगा। बेचैन मीरा ने आह भरी जब वह बोला, अब और नहीं रुका और अपने विला में वापस जाने के लिए लॉबी छोड़ दी। फैंग हुई ने आह भरी और लगभग आंसू बहाए। उसने जियांग हाइबो को देखा और कहा, हाइबो, हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी बेटी को जाने नहीं दे सकते। ये नाम के आदमी का मरना ठीक है, हम अपनी बेटी को भी मरने नहीं दे सकते। जियांग हाइबो ने एक पल के लिए सोचा और धीमी आवाज में कहा, चिंता मत करो बच्चे, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलो इसे कल करते हैं। जियांग हेबो ने फैंग हुई से कुछ फुसफुसाया, लेकिन फैंग हुई की आंखें एक पल के लिए बदल गईं, उदासी से खुशी में बदल गईं और कहा, ये वास्तव में एक अच्छा विचार है, बस इसे करो। जल्द ही दूसरे दिन की शाम हो गई और हवा में हल्की बारिश हुई। बेंगलुरु शहर का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। आसमान में घने काले बादल थे, मानो कुछ बड़ा होने वाला था। बारिश हवा से आ रही है, आम लोगों को नहीं पता, लेकिन बेंगलुरु शहर की प्रमुख ताकतों को पहले से ही खबर है। आज ब्लैक गोल्ड सोसाइटी जियांग परिवार के दामाद के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। सभी ताकतें चुपचाप इस मामले पर ध्यान दे रही हैं। वे देखना चाहते हैं कि जियांग परिवार कैसे प्रतिक्रिया देगा और यह भी कि ध्रुव कैसे प्रतिक्रिया देगा। बेंगलुरु के 6 प्रमुख परिवार, बाई परिवार, लिन परिवार, लू परिवार, तांग परिवार, देसाई परिवार और जियांग परिवार सभी चुपचाप ध्यान दे रहे हैं। चू गुफेंग, मिंगबुतांग, चतुर्धारा सभा, अवंतिका रॉय, आदित्य मेहरा और अन्य लोग भी इस मामले पर गुप्त रूप से ध्यान दे रहे हैं। बारिश धीरे धीरे बंद हो गई, हवा में ठंडक का एहसास हुआ और आमतौर पर व्यस्त रहने वाली सड़कें थोड़ी खाली हो गईं। चू गोफेंग ने आज रात प्रतिबंध जारी किया है, जब तक आवश्यक न हो बाहर न निकलें। किसी ने पहले ही सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। ध्रुव ने उससे पहले ही कहा था कि जब तक वह इसे अवरुद्ध करता है तब तक उसे कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। चू गोफेंग शहर की राजधानी की इमारत में खड़ा था, शहर को एक गंभीर भाव से देख रहा था। और यहाँ ध्रुव अपने विला की फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा था, अपना कॉलर टक कर रहा था और जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। अध्याय 146, इस दुनिया में किसका सम्मान किया जाता है। ध्रुव के होठों पर मुस्कान आ गई। बायुरुओ उसे क्यों बुला रही थी? फोन का जवाब देने के बाद बायुरुओ एक पल के लिए चुप हो गई और फिर फुसफुसाया, ध्रुव, क्या आप वही व्यक्ति हैं जिससे निपटने के लिए ब्लैक गोल्ड सोसाइटी इस बार बड़ी संख्या में सेना इकट्ठा कर रही है? हाँ, क्या हुआ? बायुरुओ की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम अभी भी बेंगलुरु में हो? बेशक, मैं लॉन्ग हाई में हूँ। क्या जुवानचेंग आज रात मुझे मार डालेगा? मैं इंतजार करूंगा। क्या तुम पागल हो? तुम ब्लैक गोल्ड मीटिंग के सामने चींटी की तरह हो। तुम भाग क्यों नहीं जाते और ब्लैक गोल्ड मीटिंग द्वारा तुम्हें मार दिए जाने का इंतजार क्यों नहीं करते? ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्या तुम्हें मेरी चिंता है? दूसरी ओर बायुरुओ ने अनजाने में अपने होंठ काटे और गुनगुनाया, तुम्हारी परवाह करना एक खूबसूरत बात है। मैं तुम्हें विनम्रतापूर्वक याद दिला रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे पहले भी बचाया था। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम तुरंत जितना हो सके भाग जाओ। बस जितना हो सके भागो, वरना। ठीक है, मैं खुद जानता हूँ, क्या ये काली गुफा गिरोह नहीं है? क्या बड़ी बात है? ध्रुव ने अपने होठों को सिकुड़कर फोन रख दिया। दूसरी तरफ बायुरुओ का चेहरा जम गया। फोन से बीप की आवाज सुनकर उसने गुस्से में फोन जमीन पर फेंक दिया। ध्रुव, कमीने,
मेरे इरादे अच्छे हैं, मेरी परवाह करने के बावजूद वह मेरे प्रति इतना उदासीन है। वह कमीने। उसके बगल में देवेंद्र शर्मा ने जल्दी से कहा, यूरो मिस्टर ये ने क्या कहा? उसने कहा कि वह नहीं गया और बाद में काली गुफा गिरोह को खोजने जाएगा। क्या तुम अभी तक नहीं गए? देवेंद्र शर्मा हैरान रह गए, उनके चेहरे पर हमेशा बदलते भाव थे। भाई यूरो ने ठंडी सांस ली। दादाजी, मुझे लगता है कि ध्रुव सिर्फ एक मूर्ख है। उसे अकेला छोड़ दो और उसे भुगतने दो। देवेंद्र शर्मा ने जोर से आह भरी। काली गुफा गिरोह ऐसी चीज नहीं है जिसे मेरा भाई परिवार नाराज कर सके। इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। भाई यूरो की आंखों में उलझन की झलक थी। दादाजी, क्या वह मर जाएगा? ये बताना मुश्किल है। देवेंद्र शर्मा ने आह भरी। भाई यूरो कांप उठी। उदास रात को देखकर वह अपना दिमाग खो बैठी। भाई परिवार के अलावा लू परिवार, तान परिवार, लिन परिवार और देसाई परिवार सभी इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। इन परिवारों की ध्रुव से कोई दोस्ती नहीं है, इसलिए वे बहुत चिंतित नहीं हैं। वे बस मौज मस्ती देखना चाहते हैं। शांगुआन किंग्यू ने भी ध्रुव को फोन किया और पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। यदि आवश्यक हो तो वह और शांगुआन जियोन ध्रुव की सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन ध्रुव ने मना कर दिया। वह नहीं चाहता था कि शांगुआन परिवार इसमें शामिल हो और यह अनावश्यक था। ध्रुव इस समय अपने कमरे में खड़ा था, कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन कॉल कभी नहीं आई। वह मीरा के कॉल का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ध्रुव अब और इंतजार नहीं कर सका और मीरा को फोन किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, दूसरी तरफ से फैंग हुई की व्यंग्यात्मक आवाज आए, अरे तुम जिन पर 1000 बार चाकू से वार किया गया है वे वास्तव में दुष्टता से भरे हुए हैं। क्या तुम सच में मेरी बेटी को मरने के लिए अपने साथ जाने देने के लिए तैयार हो? ध्रुव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मीरा कहाँ है? तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। वह आज रात तुमसे मिलने नहीं जा सकती। अगर तुम मरना चाहते हो तो खुद मरो, दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, क्या ये तुम्हारा इरादा है या मीरा का? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ध्रुव, मेरे दामाद होने के नाते मैं तुम्हें ईमानदारी से सलाह देता हूँ। अब तुम युवान तक जितना चाहो भाग सकते हो। ब्लैक गोल्ड ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम संभाल सको। इसके अलावा इसकी उम्मीद मत करो। हम जियान परिवार वास्तव में ब्लैक गोल्ड सोसाइटी को नाराज नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। ध्रुव ने धीरे से आह भरी। मैंने तुम्हें जियान परिवार को एक मौका दिया, लेकिन तुम सच में बेवकूफ हो। फैंग हुई तुरंत चिल्लाई, तुम क्या बात कर रहे हो बदमाश? तुम बोलने से पहले ध्रुव ने फोन रख दिया, अपना फोन नीचे रख दिया और कमरे से बाहर चला गया। मेरे माता पिता और बहन लिविंग रूम में टीवी देख रहे हैं। दृश्य गर्म और आनंददायक है। ध्रुव के दिल में गर्मी महसूस हुई। उन्हें नमस्ते कहे बिना वह पलटा और विला से बाहर निकल गया और रात में कदम रखा। काली गुफा गैंग, मैं आ रहा हूँ। चूंकि सभी को लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं आप सभी को ये दिखाऊंगा। इस दुनिया में किसका सम्मान है? इस समय जियान परिवार में मीरा अपने कमरे में बंद थी। उसने हताश होकर दरवाजा पीटा और गुस्से से कहा, माँ, मुझे बाहर निकालो। मैंने पहले ही ध्रुव से वादा किया है। बाहर फैंग हुई ने कहा, बेटी बस यह विचार छोड़ दो। ये नाम का ये व्यक्ति आज रात मुसीबत में पड़ जाएगा। तुम इस मामले में गड़बड़ नहीं कर सकते, बस शांत रहो। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ध्रुव को इस तरह कैसे याद कर सकती हो? मीरा का शरीर गुस्से से कांप रहा था। जब वह आज उठी तो उसने पाया कि वह कमरे में बंद थी और यहाँ तक कि उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया था। फैंग हुई ने बाहर डांटा, ये नाम का यह आदमी अभी भी मुझे डांटने की हिम्मत करता है। क्या तुम्हें अब भी परवाह है कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? बस दिखावा करो कि तुम इस व्यक्ति को कभी नहीं जानती। अगर वह मर जाता है तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इन शब्दों को सुनकर मीरा का चेहरा अनजाने में पीला पड़ गया। ध्रुव मरने वाला था। मैं अपने मन में ध्रुव के रूप के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। ध्रुव के साथ बिताए समय के दौरान हालांकि ध्रुव की बातें अविश्वसनीय थीं और उसका व्यवहार गंभीर नहीं था, लेकिन उसने वास्तव में उसकी मदद की थी और अब जब वह मुसीबत में था तो वह उसके पीछे छिप गया था। सड़क पर पड़ी ध्रुव की लाश के बारे में सोचते हुए मीरा की आंखें अनजाने में लाल हो गईं और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दरवाजे के सहारे झुक गई, उसका शरीर कमजोर होकर धीरे धीरे नीचे खिसक गया और वह जमीन पर बैठ गई। उसने अपना चेहरा ढक लिया और अंत में आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाई। ध्रुव, मुझे माफ कर दो। इस तरफ ध्रुव रवि वर्मा की कार में बैठ गया और ब्लैक गोल्ड मैंशन की ओर चल पड़ा। खबर मिलने के बाद काली गुफा गिरोह के सभी लोग ब्लैक गोल्ड हवेली में एकत्र हुए हैं और वहां 3 आंतरिक ऊर्जा स्वामी हैं। ये लड़ाई बेहद भयानक थी और इसे बेंगलोर में सबसे बड़ा तमाशा माना जाता था। ध्रुव पीछे की पंक्ति में बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके शांति से बोला, वे कहाँ हैं? रवि वर्मा ने कहा, ड्रैगन के सिर सभी आ गए हैं। हम उन्हें दिखाने दे सकते हैं। ध्रुव ने हल्के से कहा, हाँ। मैंने देखा कि रवि वर्मा खिड़की की ओर अनजाने में इशारा कर रहा था। अगले ही पल सड़क के किनारे इमारतों, पेड़ों और घास के पीछे हलचल हुई। एक के बाद एक भूतों जैसी आकृतियां दिखाई दी और एक के बाद एक राक्षसी खून से भरी हुई। 1 2 3 4 और भी लोग। जहां भी कार गुजरती है एक के बाद एक आकृतियां दिखाई देती हैं। अधिक से अधिक आकृतियां थीं और एक नजर में अंत देखना असंभव था और लाइन ने 10 मील लंबी सड़क को भर दिया। आतंक की आभा ने पूरी दुनिया को घेर लिया और ड्रैगन का पूरा समुद्र आतंक और ठंड की आभा से भरा हुआ लग रहा था। लॉन्ग हाई पूरी तरह से बदल गया है। ये आकृतियां भूतों की तरह सड़क के किनारे दौड़ रही थीं और उनकी गति कार से कम नहीं थी। रवि वर्मा जो गाड़ी चला रहा था उसके पूरे शरीर में पसीना आ रहा था। उसने इसे महसूस किया। यहाँ महसूस की गई हर आकृति और सांस उसे कांपने और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकती थी। हर आकृति आंतरिक शक्ति का स्वामी है। आकृतियां सड़कों पर इतनी घनी थीं कि उन सभी को देखना असंभव था। रवि वर्मा की सांस रुकी हुई थी। वह पागल हो रहा था। सामान्य लोगों के लिए इस जीवन में आंतरिक शक्ति के स्वामी को देखना दुर्लभ है, लेकिन अब मुझे डर है कि उनमें से हजारों, दसियों हजार हैं। उसने मुश्किल से निगला और कांपती आवाज में कहा, लोंगशॉ, आपने कितने आंतरिक ऊर्जा गुरुओं को बुलाया? ध्रुव ने बिना आंखें खोले शांति से कहा। स्वर पॉटिंग सेना ने एक बार गिनती की और पाया कि इसमें लगभग 280,000 आंतरिक ऊर्जा स्वामी हैं। बूम! रवि वर्मा का दिमाग खाली हो गया। 280,000 आंतरिक ऊर्जा स्वामी। ये पूरे चीन को बदलने के लिए पर्याप्त था। ये वास्तव में चीन की सबसे मजबूत ताकत है। 3 आंतरिक शक्ति स्वामी ब्लैक गोल्ड सोसाइटी में आए और उन्होंने लॉन्ग हाई में सभी प्रमुख ताकतों को इस राज्य में डरा दिया और ध्रुव 280,000 आंतरिक ऊर्जा स्वामी लेकर आया। इस समय रवि वर्मा अचानक बेहद खुश था कि वह ध्रुव का पीछा कर सकता था। यह एक ऐसा आदमी था जो एक भगवान के बराबर था। ध्रुव की कार की रक्षा करते हुए अनगिनत आकृतियां सड़क के किनारे दौड़ रही थीं। आतंक की आभा एक ज्वार की तरह भारी है। ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोली, ब्लैक गोल्ड हवेली को देखा जो थोड़ी दूर पर थी और एक एक शब्द बोला, काली गुफा गैंग, तुम्हारे पास 3 आंतरिक शक्ति के स्वामी हैं और मेरे पास ध्रुव के पास 280,000 है। आखिरकार पहुंचकर कार धीरे धीरे ब्लैक गोल्ड हवेली के सामने रुकी।
हवेली का गेट खुला और सैकड़ों गुंडे चाकू और डंडों से लैस होकर बाहर निकल आए। अंत में जुओ हेलोंग और जुओ होंगशुंग, वे दोनों भीड़ के बीच में खड़े थे और उनके पीछे 3 अधेड़ उम्र के आदमी थे। ध्रुव कार से बाहर निकला, अपने मुंह में सिगरेट रखी और अपने सामने सब कुछ उदासीनता से देखा। जुओ हेलोंग ने क्रूरता से मुस्कुराया, युवक तुम काफी समझदार हो और तुम मरने को तैयार हो। ध्रुव मुस्कुराया, क्या तुम्हें यकीन है कि यह मैं ही था जिसने तुम्हें मौत के घाट उतारा? जुओ हेलोंग की पलकें फड़क रही थीं, किसी कारण से बेचैनी महसूस कर रहा था। लेकिन उसके पक्ष में आंतरिक शक्ति के 3 स्वामी हैं जो सब कुछ खत्म करने के लिए पर्याप्त हैं। ये सोचकर वह भयावह रूप से हंसा और बोला, जब तुम मरने वाले हो तब भी तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो। कितना दयनीय भूत है, अगर तुमने सही अनुमान लगाया तो तुम्हें कोई मददगार नहीं मिला, है ना? ध्रुव मुस्कुराया, क्या तुम मेरे मददगार को देखना चाहते हो? जुओ हेलोंग ने व्यंग्य किया, तुमने कहा था कि तुम मोटे हो और तुम्हारी सांस फूल रही है। मैं देखना चाहता हूं कि आज तुम्हें किस तरह की मदद मिल सकती है। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया और अपने हाथों से ताली बजाई, सब लोग बाहर आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश और पृथ्वी पीली हो गई, पृथ्वी हिलती हुई लग रही थी और अचानक असीम हवा चल पड़ी। दूरी में एक के बाद एक आकृतियां दिखाई देने लगीं और धुंधली रात में ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 मीटर ऊंचा एक काला ज्वार हमारी ओर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों घोड़े सर पर दौड़ रहे हों, ड्रैगन हिनहिना रहे हों और बाघ दहाड़ रहे हों और आसमान गिरने वाला हो। ध्रुव के पीछे एक के बाद एक आकृतियां दिखाई दीं। एक नजर में ध्रुव के पीछे की आकृतियां अंतहीन थीं, ज्वार की लहर की तरह घनी तरह से भरी हुई। जुओ हेलोंग ने यह दृश्य देखा, उसका मुंह चौड़ा हो गया और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसके पीछे 3 आंतरिक ऊर्जा गुरुओं के भाव भी बदल गए और उनके शरीर हिंसक रूप से कांपने लगे। नहीं, ये कैसे संभव है? तीनों लोगों में से एक इतना भयभीत था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ध्रुव रात की हवा में सीधे भले की तरह खड़ा था, घमंड से मुस्कुरा रहा था। ठंडी हवा ने उसके लंबे बालों को उड़ा दिया और ध्रुव इस समय शूरा जैसा लग रहा था। वह जुओ हेलोंग पर चिल्लाया, जुओ हेलोंग, अपनी आंखें खोलो और देखो। तुम्हारे पास आंतरिक शक्ति के 3 स्वामी हैं और मेरे पास 280,000 हैं। आकाश गर्जना से भर गया, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और हवा गरजती है। अध्याय 147, काला सोना नष्ट हो जाएगा। बेंगलों का आकाश बदल गया है। 280,000 आंतरिक ऊर्जा स्वामी बहुत डरावने हैं। दूर का आकाश दुनिया के अंत जैसा दिखता है। नहीं, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? जुओ हेलोंग लगभग अपने दिमाग से डर गया था। ध्रुव को देखते हुए वह अब और मदद नहीं कर सका और जमीन पर बैठ गया। 280,000